जी सुनते हो? बाजार से आते वक्त पिज्जा लाना, उसमें वेजीज नहीं होनी चाहिए, चीज एक्स्ट्रा होना चाहिए। पिज्जा अगर भूल के आओगे तो गंजा कर दूंगी। हाँ भगवान, ले आऊंगा। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेजर फिजिक्स एसके सर में। तो अभी अभी जो दो आवाज़ें आपने सुनी, ये एआई जनरेटेड आवाज़ें हैं, मेरी आवाज़ें बिल्कुल नहीं है। और इसका जो कंटेंट है वो हाइपोथेटिकल है। ओके। तो बेटा मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो दो आवाज़ें हैं, इसमें आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे। तो आप बोलोगे सर एक फीमेल आवाज़ है और एक मेल आवाज़ है। अबे बेवकूफ़, ये तो बायोलॉजी वाला तरीका हो गया। फिजिक्स वाला तरीका क्या है। तो फिजिक्स वाला तरीका यह है कि सर एक आवाज जो है, जो पहले वाली जो आदेश दे रही थी, वो आवाज है हाई पिच वाली। और जो बाद में जो आवाज थी, जो नौकर की आवाज थी, वो आवाज है लो पिच की। समझ में आ रहा है। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेजर फिजिक्स एसके सर में। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं। ये टॉपिक हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, साउंड, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ये इसका पार्ट 3 है। इसमें 02 ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 03। हमने कोशिश की दो पार्ट में इसको खत्म करने की, लेकिन नहीं हुआ। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको आराम से, अब ये इसका आखिरी पार्ट है, इसको 3 पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। तो हम किस मिशन पे हैं? वी आर ऑन अ मिशन ऑफ जय महाराष्ट्र बोर्ड। ओके। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे महाराष्ट्र बोर्ड पढ़ने वाले बच्चों का भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन ऑल साइंस इतना पक्का हो जाए, इतना मजबूत हो जाए, कंसेप्चुअली, न्यूमेरिकली, लॉजिकली उनकी थिंकिंग पावर इतनी बढ़ जाए कि वो 11th-12th में जाके सीबीएसई पढ़ के जो बच्चे आएंगे, दोनों का कंपटीशन जब एक साथ होगा, तो हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे उन बच्चों से डेफिनेटली आगे होने चाहिए। ठीक है। इसके लिए मैंने डिजाइन किया एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स, जिसमें मैं महाराष्ट्र बोर्ड के पूरे टेक्स्ट बुक आपको साइंस के पढ़ा रहा हूं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और टेक्नोलॉजी के पूरे कंटेंट में आपको समझा रहा हूं। एक्स्ट्रा के नोट्स दे रहा हूं, 11th-12th में जो चीजें आती हैं उसको अच्छे से समझा रहा हूं। बहुत बेहतरीन जीआईएफ फाइल्स आपके लिए लाके उसमें आपको कंसेप्ट क्लैरिटी दे रहा हूं। और साथ साथ फाउंडेशन के हर टॉपिक के 50 एमसीक्यू करवा रहा हूं। ये सब आपको कहां मिलेगा? आपको YouTube में चले जाना है, वहां टाइप करना है MAJOR मेजर फिजिक्स एसके सर। एक ही बहुत ही बेहतरीन YouTube चैनल आ जाएगा। उसके प्लेलिस्ट पे अगर आप जाओगे तो सबसे पहले आपको मिलेगी क्लास 6ठी की प्लेलिस्ट, जिसमें आपको होमी बाबा के 16 में से 12 टॉपिक बहुत ही धुआं धुआं करके मैंने अच्छे से समझा दी है, पूरे एमसीक्यू भी सॉल्व करवा दी है। उसके बाद अगर आप क्लास 7 की प्लेलिस्ट ओपन करोगे महाराष्ट्र बोर्ड की, तो बेटा कुछ ऐसे वहां पे आपको लेक्चर्स मिलेंगे। ये क्लास 7 का इंडेक्स है, साइंस का, क्लास 7 साइंस का इंडेक्स है। पहले मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है, इसके 2 लेक्चर मिलेंगे। फिर ये टॉपिक मिलेगा, इसके भी 2 लेक्चर है वहां पे। ये टॉपिक, इसके 3 लेक्चर है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये टॉपिक, इसके भी 3 लेक्चर है। फिर सीधा हम जंप करके कहाँ चले गए थे? इफेक्ट ऑफ लाइट पे। तो इसके भी 2 लेक्चर्स हैं। और साउंड के 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। और ये बेटा साउंड एंड प्रोडक्शन ऑफ साउंड का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है। अच्छा, तो दिस इज द नेम ऑफ टॉपिक, साउंड एंड प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ये इसका पार्ट 3 है। और भाई साहब, अब हम डेफिनेटली ये टॉपिक इस पार्ट में खत्म करेंगे। पार्ट 1 शॉर्ट का ये पार्ट 3 है। तो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या सीखा कि भाई जो साउंड प्रोड्यूस होता है, वो बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन होता है। कुछ ना कुछ वाइब्रेट हो रहा होगा तभी साउंड प्रोड्यूस होता है। और यहां पे हमने क्या सीखा था? जितना लेंथ ज्यादा होगा उतना उसका पिच कम होगा, वो स्लो ऑसिलेट करेगा और पिच उसका कैसे होगा? कम होगा। टेंशन बढ़ाने पर भी हमने क्या देखा था कि पिच बढ़ जाता है। और हम आखिरी में बेटा यहां तक पहुंच गए थे, यहां तक पहुंच गए थे। इसके पहले मैं कुछ थोड़ी सी समरी आपको समझा देता हूं, फटाफट अच्छे से समझ लो, अच्छे से समझ लो। तो लॉजिक ये होता है बेटा, समझना सिंपल सी बात है। देखो, मान के चलो कि हमारे पास कुछ वेव्स हैं, हमारे पास कुछ वेव्स हैं, 1 2 3 4, 4 वेव्स बना लेता हूं मैं। ठीक है, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। पहले तो ये क्लियर करो कि भाई एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक साउंड का एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, ऐसा कोई लेना देना नहीं है। ओके। तो एक साउंड मेरे पास कुछ ऐसे है। दूसरा साउंड मेरे पास एक ऐसे है।
ठीक है। और तीसरा जो साउंड है मेरे पास कुछ ऐसे है, और जो चौथा साउंड है मेरे पास वो ऐसे है। ठीक है, अब मुझे इसमें से क्या करना है, सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला वेव सेलेक्ट करना है, उसके बाद मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला वेव सेलेक्ट करना है, फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला वेव सेलेक्ट करना है, और मिनिमम एम्पलीट्यूड वाला वेव सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो सर एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी का कुछ रिलेशन होता है क्या बेटा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एम्पलीट्यूड रिलेटेड होता है लाउडनेस से, लाउडनेस से। कितना बड़ा आवाज है ये डिसाइड करता है एम्पलीट्यूड। आप बोलते हो ना यार गाना सुनाई नहीं दे रहा है, आवाज बढ़ा यार, इतने धीरे धीरे क्या बात कर रहा है, तो आवाज बढ़ाना मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ाना। और ये फ्रीक्वेंसी रिलेटेड होता है पिच से, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना मतलब पिच बढ़ाना। ठीक है, हायर पिच लोअर पिच। ओके, अच्छा तो सर फ्रीक्वेंसी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम? फ्रीक्वेंसी मतलब जितने ज्यादा वेव्स होंगे उतनी ज्यादा फास्ट वाइब्रेशन होंगे, उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। तो सर मुझे ना इसमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही है, देखो ये नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे बहुत सारे वेव्स हैं, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वेव नंबर 2 की। अच्छा, सबसे कम फ्रीक्वेंसी सर इसकी, देखो इसका एक ही वेव बना, इसके एक और दो वेव्स बने, इसके एक और दो वेव्स बने, तो सर इसकी और इसकी फ्रीक्वेंसी सेम है क्या? बिल्कुल सेम है। तो सर अलग क्यों दिख रहे? क्योंकि बेटा इसका और इसका एम्पलीट्यूड अलग है, इसका एम्पलीट्यूड कम है, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसी है? सेम। सर आपको कैसे पता चलो फ्रीक्वेंसी सेम है? देख बेटा इसका कितना वेव है? एक। इसका कितना वेव है? एक। एक और एक कितना हो गया? दो। इसका भी देख कितना वेव है? एक। एक और एक दो। इसकी भी कितने वेव है? दो। इसके भी कितने वेव है? दो। अगर मैं इस टाइम को 1 सेकंड मान लू, 1 सेकंड मान लू, तो इस वेव के 1 सेकंड में, इस वेव के 1 सेकंड में दो वेव्स कंप्लीट हो रहे हैं, दो ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहे हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज। तो सर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम? यस। तो दोनों का पिच सेम? यस। तो क्या सर दोनों सेम सुनाई देंगे? नहीं, ये बढ़ा सुनाई देगा, ज्यादा सुनाई देगा, और ये कम सुनाई देगा, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड कम है। तो सर आवाज का बड़ा होना क्या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है? नहीं, आवाज का बड़ा या छोटा होना डिपेंड करता है, ज्यादा सुनाई देना या कम सुनाई देना डिपेंड करता है उसके एम्पलीट्यूड से, एम्पलीट्यूड से। इस हिसाब से तो इसमें तो बहुत सारे वेव्स है, तभी तो मैंने बोला सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है? वेव नंबर 2 की, और सबसे कम इसकी। इसका तो एक ही वेव बना सर, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज, 1 साइकिल पर सेकंड मतलब 1 हर्ट्ज। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है? वेव नंबर 3 की। और सर एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा किसकी है? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड देखो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड इसकी है, तो वेव नंबर 1 की एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है। और मिनिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम एम्पलीट्यूड इसकी लग रही है मेरे को, ये देखो ये अच्छा खासा है, ये भी अच्छा खासा है, ये सबसे ज्यादा है, तो मिनिमम एम्पलीट्यूड किसकी है? वेव नंबर 4 की। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका पिच भी ज्यादा, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसकी पिच भी कम, जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा उसका लाउडनेस ज्यादा, जिसका एम्पलीट्यूड कम उसका लाउडनेस भी कम। अच्छा, पिच गिनना मतलब फ्रीक्वेंसी गिनना, लाउडनेस जो है वो डेसीबेल में गिना जाता है, डेसीबेल में गिना जाता है, और लाउडनेस रिलेटेड होता है साउंड के इंटेंसिटी से, इंटेंसिटी से। और याद रखो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से। तो जिसका जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उसका उतना ज्यादा इंटेंसिटी। ठीक है, अच्छा और सर और बताओ, देखो जो पीरियड होता है या फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, देखो ध्यान से सुनो, यहीं पे लिख देते हैं। अगर हम किसी पेंडुलम या स्विंग की लेंथ ज्यादा रख रहे हैं, या रूलर की भी लेंथ ज्यादा रख रहे हैं, तो वो कैसे ऑसिलेट करेगा? स्लो ऑसिलेट करेगा। स्लो ऑसिलेट करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पीरियड ज्यादा होगा, तो पिच भी कम होगी। और अगर लेंथ कम होगी तो बहुत फास्ट ऑसिलेट करेगा, चाहे वो सिंपल पेंडुलम हो, रूलर हो या स्विंग हो, सब कुछ तो फास्ट ऑसिलेट करेगा, तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, तो पीरियड कैसे होगा? कम होगा। फास्ट ऑसिलेट करा तो कम टाइम में पूरा करेगा, तो पिच भी क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि पिच इज रिलेटेड विथ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इतनी सारी चीजें होगी। ओके सर, ये समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताओ सर, ये डेसीबेल क्या है? डेसीबेल क्या है? देखो बेटा क्या होता है, हम जो साउंड की इंटेंसिटी गिनते हैं वो डेसीबेल में गिनते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, हमारे ह्यूमन कानों के कुछ लिमिटेशंस है, हम कम से कम जो फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं वो 20 हर्ट्ज की। अच्छा ठीक है, वो तो अलग बात हो गया, अब हम इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। देखो एक होता है कानों में धीरे 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 बात करना, उसको विस्परिंग कहते हैं, कुजबूजने विस्परिंग, कान में ऐसे होता है ना,
अरे देखो, देख 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 रहा, देख, ऐसे कान में हम बोलते हैं ना, उसको विस्परिंग कहते हैं। और जोर से चिल्लाना, लाउड, ये भारत माता की जय, ये जो होता है, ये जोर से चिल्लाना होता है। धीरे धीरे बोलना, भारत माता की जय, भारत माता की जय, समझ में आ रहा है? तो ये धीरे धीरे है तो इसका लाउडनेस कम है, और जोर से चिल्ला रहे हो तो इसका लाउडनेस ज्यादा है। तो इंटेंसिटी इज डीलिंग विथ लाउडनेस। तो जो इंटेंसिटी होती है वो लेवल ऑफ इंटेंसिटी मेजर करते हैं डेसिबेल में। तो ये कहते हैं बेटा कि अगर इंटेंसिटी 10 टाइम्स बढ़ गई, समझना, इंटेंसिटी 10 टाइम्स बढ़ गई तो डीबी में कितना बढ़ेगा? वो टीबी में पड़ेगा वो 10 डीबी। कितने में बढ़ेगा? 10 डीबी। और याद रखो, डेसिबल एक लॉगरिथमिक स्केल होती है। अब ये लॉगरिथम आपको नहीं पता, इसलिए ज्यादा लोड नहीं लेना, सिर्फ रट लेना। लॉगरिथमिक स्केल होती है, क्या होती है वो हम 11 12 में सीखेंगे, सिर्फ याद रखो। डेसिबल एक लॉगरिथमिक स्केल होती है। अगर इंटेंसिटी 10 टाइम्स हो गई, इंटेंसिटी 10 टाइम्स हो गई तो डीबी में कितना बढ़ेगा? 10। बेटा इंटेंसिटी अगर 100 टाइम्स हो गई, 100 गुना हो गई, तो इधर कितना बढ़ेगा? 20 डीबी। बस यही कहानी होती है, ज्यादा लोड नहीं लेना, दिमाग में बिठा लो। और इंटेंसिटी सर अगर 1000 टाइम्स हो गई, 1000 टाइम्स हो गई तो 1000 टाइम्स हो गई तो 30 डीबी। अच्छा सर, अब मुझे समझ में आ गया, मुझे सिर्फ जीरो गिनना है। एक है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू जीरो, 1 इंटू 10, 10 डीबी। इसके जीरो गिनना है, 2 10 टू द पावर 2, 2 के लिए 20 डीबी, इधर 10 टू द पावर 3 मतलब 30 डीबी। मतलब सर अगर मैं इंटेंसिटी 1 2 3 4 इतने गुना कर दूं तो डीबी में कितना बढ़ेगा? 1 2 3 4, तो 4 को 10 से मल्टीप्लाई तो कितना? 40 डीबी। और क्यों? इसका जवाब आपको मिलेगा 11 12 में। अभी टेंशन नहीं लेना क्योंकि आप लॉगरिथमिक का नॉलेज आपको नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो सर इंटेंसिटी अगर मैं 10 टू द पावर 5 टाइम्स कर दूं, 10 टू द पावर 5 टाइम्स कर दूं तो फिर हो जाएगा ये 50 डीबी। कितना डीबी हो जाएगा? 50 डीबी। और इंटेंसिटी अगर मैं 10 टू द पावर 6 टाइम्स कर दूं, याद रखो बेटा 10 टू द पावर 6 को ही क्या बोलते हैं? मिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिलियन। 1 मिलियन इज 10 टू द पावर 6। तो ये डीबी में कितना बढ़ जाएगा? 60 डीबी। और अगर मैं इंटेंसिटी को 10 टू द पावर 7 टाइम्स कर दूं, इंटेंसिटी को 10 टू द पावर 7 टाइम्स कर दूं तो डीबी में कितना बढ़ेगा? 70 डीबी। ओके। और इंटेंसिटी को अगर मैं 10 टू द पावर 8 टाइम्स कर दूं तो कितना बढ़ेगा? 80 डीबी। डेसिबल में क्या बढ़ जाएगा? लाउडनेस 80 डीबी बढ़ जाएगा। और अगर मैं इंटेंसिटी को 10 टू द पावर 9 टाइम्स कर दूं तो डेसिबल में कितना बढ़ जाएगा? 90 डीबी। और अगर मैं इंटेंसिटी को 10 टू द पावर 10 टाइम्स कर दूं तो इसका लाउडनेस कितना बन जाएगा? 100 डीबी। समझ में आ रहा है? तो लाइकवाइज ऐसे ये जो होता है डीबी में, ये डीबी में इसका लाउडनेस गिना जाता है। लाउडनेस, कितना लाउड आवाज है, ये डीबी में इसका लाउडनेस गिना जाता है। तो ऐसे अगर हम इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो लाउडनेस का लेवल इस प्रोपोर्शन में बढ़ता जाएगा जो हम डेसिबल में गिनते हैं। और याद रखो, जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं एक ब्लैंक स्लाइड लेके। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा और अच्छे से समझना, सिंपल सी चीज है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा सर, एक बात बताओ सर, एक बात बताओ, मेरे पास ना 3 वेव्स है, एक ये वेव है, एक ये वेव है और एक ये वेव है, सही है। तो ये वेव ऐसे है सर, ठीक है। तो इसका जो एम्पलीट्यूड है ये है 2 और एक ये है, ठीक है। और इसका जो एम्पलीट्यूड है सर वो है 8 और एक मेरे पास ये वेव है ऐसे करके, और इसका जो एम्पलीट्यूड है ना, उसका एम्पलीट्यूड है 1 मीटर, इसका 8 मीटर, इसका 2 मीटर, इसका 1 मीटर। या ठीक है, रुको यार, थोड़ा सा प्रॉपरली लेंगे यार, इसको हटा देता हूं मैं, डायग्राम अच्छी बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझा। 1 मिनट रुको, मैं कर रहा हूं मैं, ओके। ये भी हटा देता हूं, ध्यान से सुनो। मान के चलो सीन कुछ ऐसे बन रहा है, ये देखो, ये कुछ हमारे पास यहाँ बांध देते हैं ऐसे करके। ये एक वेव है, वेव नंबर 1, वेव नंबर 2 और वेव नंबर 3। समझना, ये जो है ये वेव ऐसा है, ठीक है। और ये जो वेव है ये ऐसा है, ठीक है। और ये जो वेव है ये ऐसा है, ठीक है। ये भी यहां तक जा रहा है। तो इसकी जो एम्पलीट्यूड है मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये 8 मीटर है और ये जो है ये 4 मीटर है और ये जो एम्पलीट्यूड है ये 2 मीटर है, सही है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर
अगर मैं बोलूं कि इस वेव की जो इंटेंसिटी है, इस वेव की जो इंटेंसिटी है वो कितनी है, आई, तो मुझे बताओ इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी और इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। ये सवाल है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से समझो। होता क्या है कि जो इंटेंसिटी होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। आई फॉर इंटेंसिटी, ए फॉर एम्पलीट्यूड, बिल्कुल सही है। एक बात बताओ, यहां से यहां आए मतलब एम्पलीट्यूड कितने गुना हो गया सर, 2 का 4 हो गया, मतलब 2 गुना बढ़ गया, 2 गुना बढ़ गया, 2 टाइम्स हो गया, तो 2 टाइम्स हो गया तो एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स हो गया, तो I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 का स्क्वायर, डबल हो गया ना, 2 का स्क्वायर, यहां से यहां डबल हो गया, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 4 गुना, इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 4 गुना। अच्छा, व्हाट अबाउट यहां से यहां, सर 2 का 8 होना, 2 का 8 होना मतलब 2 का डबल 4, 2 का 3 टाइम्स, 2 का 3 टाइम्स, बे दूने 4, 4 दूने 8, मतलब सर 2 का 3 गुना, 2 का 3 गुना 6, 2 का 4 गुना 8, 2 का 2 से 8 हो जाना मतलब 4 गुना बढ़ जाना भाई, 2 का डबल हो गया 4, 2 का ट्रिपल हो गया 6, 2 का 4 गुना हो गया 8, तो यहां से यहां आना मतलब 2 के कितने गुना होना, 4 गुना होना, 4 गुना, तो क्या बोलेंगे इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो क्या हो जाएगा बेटा 16i। तो यहां से यहां एम्पलीट्यूड डबल हुई, डबल का स्क्वायर 4, तो इसकी इंटेंसिटी कितनी है 4i। अच्छा, तो यहां से यहां 2 का 8 होना, 2 का 8 होना मतलब एम्पलीट्यूड 4 गुना बढ़ गया, 4 गुना, तो एम्पलीट्यूड की जगह 4 रखो, तो 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16, तो इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी 16i, इसकी इंटेंसिटी 16 है। सिंपल, जितने गुना बढ़ रहा है वो गुना यहां पे रख दो, उसको सॉल्व कर लो, दैट विल बी द आंसर, वेरी सिंपल। ओके, तो इस तरह से हम ये भी पता कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका भी समझाऊंगा मैं आगे, ठीक है, यहां चलते हैं। ओके, क्या बोल रहा है, डू यू नो, क्या आप जानते हो, क्या जानते हो, साउंड बिगिनिंग ऑफ ऑडिएबल साउंड, जो हम धीरे से ये जो बोल रहे थे ना, अरे सुन देखो उसका क्या हो गया, कैसा हो गया, वैसा बड़ा ऐसा बड़ा, ये जो बात है इसको बोलते हैं 0 dB का साउंड। कितने डीबी का 0 dB का। नॉर्मल ब्रीदिंग ये जो होती है बेटा, इसका साउंड क्या होता है 10 dB का, 10 डेसिबल का लाउडनेस होता है उसका। उसके बाद मरमरिंग, मरमरिंग मतलब धीरे धीरे बोलना, देगा क्या चल रहा क्या नहीं, ओ ऐसे जो होता है वो होता है 30 dB का। नॉर्मल कन्वर्सेशन, और भाई बताओ क्या चल रहा है, क्या हाल चाल, ये होता है 60 dB का, इसको क्या बोलते हैं 60 dB का। हेवी ट्रैफिक, पिंग पिंग पोंग पोंग पो डो, ये जो होता है ये होता है 70 dB का। ऑर्डिनरी फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में जो आवाजें आती हैं, बड़ा सा शोर होता है, वो होता है 80 dB का। उसके बाद जब हमारे कानों को इरिटेशन होने लगता है साउंड का, जब छोटे छोटे बच्चे ये चिल्ला रहे हैं, अरे मस्ती कर रहे हैं, बहुत जोर से चिल्ला रहे हैं, तो वो होता है 120 dB का। और जब हवाई जहाज का इंजन चालू होता है ये ऐसे कुछ, तो इतनी जोरों की आवाज आती है बेटा, जेट इंजन, उस साउंड को बोलते हैं 130 डेसिबल का साउंड होता है। वो कितने का होता है 130 डेसिबल का साउंड होता है। ओके, तो जितना उसका लाउडनेस बढ़ता जाएगा उतनी उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ती जाएगी और वो हमारे कानों को इरिटेट करेगा आवाज। हेल्थ इफेक्ट ऑफ लाउड साउंड, अगर हम कोई बड़ा सा साउंड सुनते हैं तो उसका हेल्थ इफेक्ट क्या होता है, उसका हेल्थ पे इफेक्ट क्या होता है, ध्यान से सुनो। तो साउंड अबो 100 dB, 100 dB 100 डेसिबल के ऊपर का जो साउंड होता है, एंड फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1000 हर्ट, फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट से ज्यादा हमारे कानों को ये तकलीफ दे सकता है। किस तरह की तकलीफ, सच साउंड्स में कॉज टेम्पररी डिफनेस। टेम्पररी डिफनेस मतलब कभी कभी क्या होता है, बहुत जोरों का आवाज सुन लेने पर, डीजे की आवाज सुन लिया आपने, डीजे के अंदर आपने नाच के है मस्त, और बाहर आते ही एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो हमको क्या लगता है क्या बोल रहा है, सुनाई नहीं दे रहा, तो थोड़ा सा हमको टेम्पररी बहरापन आ जाता है। डिफनेस मतलब सुनाई ना देना। उसके बाद वर्कर्स नियर एरोप्लेन इंजन एक्सपीरियंस दिस इफेक्ट, जो वर्कर एरोप्लेन के नजदीक यहाँ पे काम करते हैं वो हमेशा उनके कानों पे ये 130 dB का साउंड गिरते रहता है, जिसके कारण जब भी वो काम से घर आते हैं तो घर पे उनको नॉर्मल इंसानों की आवाज थोड़ी देर के लिए सुनाई नहीं देती। अच्छा, एग्जाम रेडी नोट्स क्या बोल रहा है, पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड लाउडनेस। देखो बेटा, लाउडनेस एक अलग बात है, एम्पलीट्यूड एक अलग बात है, पिच और फ्रीक्वेंसी एक अलग बात है। हाँ, हालांकि फ्रीक्वेंसी और पीरियड एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लाउडनेस, देखो बेटा सिंपल सी चीज, सिंपल सी एक बात बताऊं मैं आपको, लाउडनेस मतलब इंटेंसिटी मतलब एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और पिच मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब पीरियड, मतलब ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं।
लेकिन इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं बोलूं कि कोई फ्रीक्वेंसी हाई है, इसका मतलब वो लाउड साउंड ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है और पिच फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और फ्रीक्वेंसी पीरियड पे डिपेंड करती है। हालांकि फ्रीक्वेंसी और पीरियड एक दूसरे का उल्टा होता है, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका पीरियड कम। ठीक है। हाइयर फ्रीक्वेंसी मतलब हाइयर पिच और हाइयर फ्रीक्वेंसी मतलब लाउडनेस, कोई लेना देना नहीं। टेंशन इन अ वाइब्रेटिंग वायर अफेक्ट द पिच। टेंशन बढ़ जाने से पिच बढ़ जाता है और लेंथ घट जाने से पिच बढ़ जाता है। टेंशन बढ़ जाने से पिच बढ़ जाता है और लेंथ घट जाने से पिच बढ़ जाता है। लाउडनेस डिपेंड्स ओनली ऑन एम्पलीट्यूड। लाउडनेस का लेना देना एम्पलीट्यूड से है, ना के फ्रीक्वेंसी से। साउंड लेवल इज मेजर्ड इन डेसिबल। साउंड का जो लाउडनेस होता है या लेवल होता है वो किस में गिनते हैं? डेसिबल में गिनते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहां चलते हैं, समझते हैं। ये हमने कर लिया, यहां चलते हैं, क्या बोल रहा है ध्यान से सुनो। देखो बेटा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अगर मैं साउंड की बात करूं तो साउंड वैरी करता है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। ठीक है, तो बेटा ध्यान से सुनो। अगर मैं एक फ्रीक्वेंसी की स्केल बना लूं, एक फ्रीक्वेंसी की स्केल बना लूं और उसका पिच मार्क करता चलूं, तो यहां लिख देता हूं मैं 0 हर्ट्स, यहां लिख देता हूं मैं 20 हर्ट्स, यहां लिख देता हूं मैं 20,000 हर्ट्स। ओके, 20,000 हर्ट्स। बेटा 1000 को किलो भी बोलते हैं, तो मैं इसको 20 किलो हर्ट्स भी बोल सकता हूं। और मान लो यहां पे लिख दिया मैंने 100 किलो हर्ट्स। ठीक है, 20 किलो हर्ट्स, 100 किलो हर्ट्स। तो याद रखो, नॉर्मल इंसान 20 हर्ट्स से लेके तो 20,000 हर्ट्स तक ही फ्रीक्वेंसी का साउंड सुन सकता है। इसको बोलते हैं ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी। ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी, ऑडिएबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब जो नॉर्मल इंसान है हमारे जैसे, जिसके एक नाक, एक कान, एक नहीं दो कान, दो हाथ, ऐसे नॉर्मल इंसान है, वो कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी सुन सकता है? 20 हर्ट्ज की, और ज्यादा से ज्यादा 20,000 हर्ट्ज की। इतने साउंड की फ्रीक्वेंसी, सॉरी, इतने फ्रीक्वेंसी का साउंड वो सुन सकता है, तो इसको बोलते हैं ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी। इससे कम जो फ्रीक्वेंसी होती है हम इंसान सुन नहीं पाते, इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड। अच्छा, इसको ही क्या बोलते हैं? सोनिक। सोनिक मतलब जो हम सुन सकते हैं, और सोनिक के कम से जो कम होगा उसको बोलेंगे इंफ्रासोनिक, और ग्रेटर लिमिट से जो ज्यादा होगा बेटा उस फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे अल्ट्रासोनिक। क्या बोलेंगे? अल्ट्रासोनिक। तो हम कौन सी फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं? जो सोनिक है। सोनिक कौन सी है? 20 हर्ट्ज से ज्यादा और 20,000 हर्ट्ज से कम। तो फ्रीक्वेंसी अगर 20 हर्ट्ज से कम है तो हम इंसान नहीं सुन सकते, बाकी जानवर सुन सकते हैं, जैसे एलिफेंट सुन सकते हैं। इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एलिफेंट सुन सकते हैं, लेकिन हम सुन सकते हैं क्या वो फ्रीक्वेंसी? नहीं सुन सकते। तो 20 हर्ट्ज से कम वाली फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे इंफ्रासोनिक, और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा को बोलेंगे अल्ट्रासोनिक, और जो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक है जो हम सुन सकते हैं उसको बोलेंगे सोनिक। क्या बोलेंगे? सोनिक। सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है। यहां इलेबरेट करता हूं मैं, ध्यान से सुनो। ये क्या है भाई? सर देखो, यहां 20 हर्ट्ज लिखा है और यहाँ पे 20 किलो हर्ट्ज लिखा है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी हम इंसान सुन सकते हैं। छोटे बच्चे, बूढ़े, औरत, आदमी सब सुन सकते हैं, ये सब हम सुन सकते हैं, वी कैन हियर इट। तो इसको क्या बोलेंगे? ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी या सोनिक फ्रीक्वेंसी। ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी या सोनिक फ्रीक्वेंसी। लेकिन जो 20 हर्ट्ज से कम है वो हाथी प्रोड्यूस भी करते हैं और सुन भी सकते हैं, तभी तो हाथियों के कान बड़े बड़े होते हैं, ताकि वो बहुत कम आवाज भी सुन पाए। हाथी एक दूसरे से 10-10 किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि वो एक स्पेशल तरह का वेव इमिट करते हैं, स्पेशल तरह का साउंड इमिट करते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, जो जमीन से ट्रेवल करके जाती है। और जमीन से ट्रेवल करके जाती है और उनके पैरों से भी सुन सकते हैं और वो कानों से भी सुन सकते हैं, क्योंकि उनके पैरों में सेंसेशंस होगा और कान बड़े होते हैं, ताकि वो जो छोटा सा धीमा सा आवाज है उसको पूरी तरह से वो अच्छे से रिसीव कर पाए। समझ में आया? तो 10-10 किलोमीटर अगर दूर हाथी, देखो नेचर ने कितना बेहतरीन उनके लिए इंतजाम किया है, क्योंकि हाथियों का वजन बहुत ज्यादा रहता, तो वो भाग सकते हैं क्या? नहीं। तो एक हाथी ने अगर धोखा देख लिया तो वो सारे हाथियों को इन्फॉर्म कर देगा। तो जो दूर वाले हाथी है वो पहले से ही
क्या बोलेंगे उसको, पहले से ही उनको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि भाई आगे धोखा है, अपना अपना इंतजाम तुम कर लो। समझ में आ रहा है क्या? तो इस तरह से हाथी जो होता है, ऑक्टोपस होता है, या फिर जो व्हेल मच्छी होती है, ये मछलियां, ये हाथी, ये ऑक्टोपस, ये सब इंफ्रासोनिक साउंड जनरेट और सुन सकते हैं। और ये जो होता है बैट, जिसको वटवा घुड़ बोलेंगे या जमगादड़ बोलेंगे, जमगादड़ बेटा 20 किलो हर्ट्ज से अपने पंख फड़फड़ा के 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकते हैं। ये हम सुन सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन जमगादड़ और कुछ स्पेसिफिक जो फिशेस होती हैं, मछलियां होती हैं, वो अल्ट्रासोनिक साउंड भी सुन सकते हैं। बहुत आसान कहानी है भाई। जो इंसान है वो 20 हर्ट्ज से ज्यादा का फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं और 20,000 हर्ट्ज से कम का। तो इस रेंज में जो फ्रीक्वेंसीज आती हैं उसको बोलते हैं ऑडिएबल रेंज या सोनिक फ्रीक्वेंसी। इससे कम के लिए इंफ्रासोनिक, इससे ज्यादा के लिए अल्ट्रासोनिक। वेरी सिंपल। क्या बोल रहा है? ऑडिएबल साउंड, ऑडिएबल साउंड मतलब जो हम सुन सकते हैं। ऑडिएबल साउंड इज दैट साउंड हर्ड बाय ह्यूमन बीइंग। इंसानों के कान जो सुन सकते हैं उसको ऑडिएबल साउंड बोलेंगे। द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ऑडिएबल साउंड इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो जो फ्रीक्वेंसी नॉर्मल इंसान सुन सकते हैं वो 20 हर्ट्ज से ज्यादा होनी चाहिए, 20 या 20 हर्ट्ज से ज्यादा, और 20,000 हर्ट्ज से कम। 20,000 हर्ट्ज को ही क्या बोलेंगे? 20,000 हर्ट्ज को ही बोलेंगे 20 किलो हर्ट्ज। क्या बोलेंगे? 20 किलो हर्ट्ज। Sound with frequency less than 20 hertz and above than 20,000 hertz cannot be heard by human. Human being 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी और 20,000 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुन नहीं सकती। ये देखो ना, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है क्योंकि वेव्स बहुत ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है क्योंकि वेव्स बहुत कम है, और इसकी दोनों के बीच की है तो वेव्स भी उसी तरह से हैं। ह्यूमन ईयर वर्क ओनली इन दिस लिमिटेड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हमारे कानों का कंस्ट्रक्शन ऐसा है, हमारे कानों की अरेंजमेंट ऐसी है कि हम सिर्फ 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक का साउंड ही सुन सकते हैं। ओके, यूज योर ब्रेन पावर। तुम्हारे खोपड़िया के अंदर जो प्रोटीन वहा है उसको यूज करके इसके जवाब दो। क्या है? व्हाट वुड बी द डिफरेंट प्रिसीव्ड बिटवीन हियरिंग ओनली टू प्यूपिल्स। प्यूपिल्स मतलब छोटे बच्चे, छोटे बच्चे जो स्कूल में है उसको स्टूडेंट भी बोल सकते हैं। क्लास टॉकिंग टू ईच अदर एंड ऑल द चिल्ड्रन टॉकिंग वन अनदर एट द सेम टाइम। भाई छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। दो छोटे बच्चे अगर एक दूसरे से आपस में बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तू तैशा है बे, वो बोलेगा मैं बहुत अच्छा हूं, तेरे पापा तैशे हैं, तो ये ऐसे करके वो अच्छा लगेगा। लेकिन सोचो कि सारे बच्चे एक साथ बात कर रहे हैं तो बेटा लाउडनेस बहुत हो जाएगा, बहुत शोर मचेगा वहां पे, हम उसको सुन पाएंगे क्या? नहीं, हम इरिटेट हो जाएंगे। ओके, तो अगर दो बच्चे, दो प्यूपिल्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो साउंड इज सॉफ्ट, आवाज एकदम सॉफ्ट रहेगा, इजी टू हियर, हम उसको आराम से सुन सकते हैं। लो साउंड लेवल, उसका डेसिबल जो होगा वो कम होगा। लेकिन व्हेन ऑल द चिल्ड्रन टॉक एट द सेम टाइम, लेकिन सभी बच्चे अगर एक साथ बात कर रहे होंगे तो साउंड बिकम वेरी लाउड, साउंड बहुत बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसका लाउडनेस ज्यादा हो जाएगा, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, और हमको सुनाई भी नहीं देगा, सब शोर मचा रही ये तो सुनाई नहीं देगा। हाई साउंड लेवल डीबी में भी उसका ज्यादा होगा। द डिफरेंट प्रिस्यूड इज मेनली इन लाउडनेस। तो डिफरेंट किस में सुनेंगे हम? लाउडनेस में, नॉट इन द पिच। पिच का कोई लेना देना नहीं होगा, सिर्फ लाउडनेस का लेना देना होगा। मतलब बहुत सारे बच्चे एक साथ बात कर रहे होंगे तो ऐसा आवाज आएगा, और दो ही बच्चे एक साथ बात कर रहे होंगे तो ऐसा आवाज आएगा। दोनों की फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट सेम है, बस सारे बच्चे एक साथ बात कर रहे हैं तो उसका एम्पलीट्यूड कैसा है? ज्यादा है। एम्पलीट्यूड ज्यादा, इंटेंसिटी ज्यादा, तो लाउडनेस भी ज्यादा। इसका एम्पलीट्यूड कैसा है? कम है, तो लाउडनेस भी कम होगी और इंटेंसिटी भी कम होगी। सिंपल। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। यहां चलते, देखो इंफ्रासोनिक साउंड। भाई हम जो सुन सकते हैं वो कम से कम 20 हर्ट्ज होता है, तो 20 हर्ट्ज से भी अगर कम का साउंड है तो उसको बोलेंगे इंफ्रासोनिक साउंड। जैसे ये जो छोटे मोटे सूखे पत्ते होते हैं ना, डालियों से कैसे मस्त नीचे गिरते हैं, तो इनकी एकदम स्लो आवाज आती है, जो हम सुन सकते हैं क्या? नहीं। साउंड विथ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज। भाई 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी का साउंड अगर होगा तो उसको बोलेंगे इंफ्रासोनिक। जो हम सुन सकते हैं सोनिक, उससे कम इंफ्रासोनिक, उससे ज्यादा अल्ट्रासोनिक। हम ना इंफ्रासोनिक सुन सकते हैं ना अल्ट्रासोनिक सुन सकते हैं, सिर्फ हम सोनिक सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच का। ओके, ह्यूमंस कैन नॉट हियर इंफ्रासोनिक साउंड। हम इंफ्रासोनिक साउंड नहीं सुन सकते। एग्जाम्पल, मूवमेंट्स ऑफ आवर हैंड,
हम हमारे हाथों को जब ऐसे मूव कर रहे हैं ना, तो ये भी वाइब्रेशन है, इससे भी साउंड जनरेट हो रहा है। लेकिन कुछ आवाज आ रहा है क्या? देखो कुछ आवाज नहीं आ रहा सर, कुछ भी आवाज नहीं आ रहा। तो इससे ना बहुत कम फ्रीक्वेंसी का साउंड जनरेट हो रहा है, जो इंफ्रासोनिक है, जो हम नहीं सुन सकते लेकिन हाथी सुन सकते हैं, क्योंकि हाथियों की ऑडिएबल रेंज कम होती है। ओके। फॉलिंग ऑफ लीव्स फ्रॉम ट्री, पेड़ों से सूखे पत्ते जो होते हैं पेड़ों से गिरना, ये भी एक तरह के वाइब्रेशंस होते हैं। इससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो इंफ्रासोनिक साउंड होता है, कम फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है, जो हम सुन सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन हाथी बिल्कुल सुन सकते हैं। ओके। उसके बाद स्लो वाइब्रेशन ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट का स्लो स्लो वाइब्रेशन, तो इससे भी इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस होता है, जो हम नहीं सुन सकते लेकिन कुछ एनिमल्स या कुछ जानवर जरूर सुन सकते हैं। एक्टिविटी, टेक एन ऑसिलेटर, एक ऑसिलेटर लो, स्विंग इट सो दैट इट मेक्स 3 to 4 ऑसिलेशन पर सेकंड। वो सिर्फ 3 से 4 ऑसिलेशन एक सेकंड में करना चाहिए। बेटा एक सेकंड के जो ऑसिलेशंस होते हैं उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो एक सेकंड में अगर 3-4 ही ऑसिलेशन करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 3 हर्ट्ज, 4 हर्ट्ज, तो है क्या? ये 20 हर्ट्ज से कम है। तो 20 हर्ट्ज से कम वाइब्रेशन वाला साउंड हम सुन ही नहीं सकते। तो ये जो ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा ये इंफ्रासोनिक होगी, तो नॉर्मल इंसान इसको सुन सकता है क्या? नहीं। लिसन केयरफुली फॉर एनी साउंड, क्या आपको कोई आवाज सुनाई देगा? तो इसका जवाब है नहीं, इसका आवाज हमको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि ये एक इंफ्रासोनिक साउंड है। द ऑसिलेटर वाइब्रेट स्टिल नो साउंड इज हर्ड, कोई आवाज सुनाई नहीं देगी, क्योंकि 3-4 ऑसिलेशन पर सेकंड मतलब 3 से 4 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, और जो ह्यूमन है वो कैन नॉट हियर साउंड बिलो 20 हर्ट्ज। इंसान 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी नहीं सुन सकते। देखो जो भी इंसान है वो कहां से फ्रीक्वेंसी गिन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी सिर्फ हाथी या कुछ स्पेसिफिक जानवर ही सुन सकते हैं। और जो अल्ट्रासाउंड होता है मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा का, वो सिर्फ बैट रिसीव कर सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं। ध्यान से देखो, अल्ट्रासाउंड मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा, और हम कौन सी सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की। 20 हर्ट्ज से कम वाली को बोलेंगे इंफ्रासोनिक साउंड, इसको बोलेंगे सोनिक या ऑडिएबल साउंड, इसको बोलेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड। ओके। कंक्लूजन, इससे कंक्लूजन क्या निकला भाई? कि ऑसिलेशन डू नॉट ऑकर, ऑसिलेशन डू ऑकर, मतलब 3-4 ऑसिलेशन कर रहा है मतलब ऑसिलेशन हो रहा है, साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन हमको सुनाई नहीं दे रहा है, वो हमारा प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है? अगर 20 ऑसिलेशन से कम ऑसिलेशन होते हैं एक सेकंड में, तो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगी, जो हम सुन नहीं सकते। तो क्या वहां पे साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा? बिल्कुल सर, वहां पे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, हमारे कानों के लिमिटेशन से हम वो साउंड सुन नहीं सकते। तो ऐसे साउंड को हम क्या बोलेंगे? इंफ्रासोनिक साउंड। ऐसा साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है ऐसे ऑसिलेशन से जो 20 से कम है एक सेकंड में, तो फ्रीक्वेंसी 20 से कम हो जाएगी, तो ऐसे आवाजों को क्या बोला जाएगा? इंफ्रासोनिक साउंड। एनिमल प्रोड्यूसिंग इंफ्रासोनिक साउंड, जो एलिफेंट्स है जंगल में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं इंफ्रासोनिक साउंड से। व्हेल मच्छी जो होती है वो भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं इंफ्रासोनिक साउंड से। राइनोसोर जो गेंडे होते हैं, राइनोसोर मतलब गेंडा, गेंडा भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है इंफ्रासोनिक साउंड से। दीज एनिमल्स यूज इंफ्रासोनिक साउंड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, 10-10 किलोमीटर तक ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं इंफ्रासोनिक साउंड से। ये जो इंफ्रासोनिक साउंड है जमीन से बहकर उन जानवरों तक पहुंचते हैं, और इन जानवरों में एक स्पेशल एबिलिटी होती है, अपने बॉडी से ये सेंस कर सकते हैं इंफ्रासोनिक साउंड को, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। अच्छा, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक के तो हम सुन सकते हैं, 20 से कम हर्ट्ज के हम नहीं सुन सकते। कौन सुन सकता है? सिर्फ हाथी या व्हेल मछली सुन सकती है। हम कहां से कहां तक? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक के, और 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा से लेके 1 मेगा हर्ट्ज तक, मेगा मतलब 10⁶, ये अल्ट्रासोनिक होते हैं, इनके पावर बहुत ज्यादा होता है। तो ये बैट हो गया या और कुत्ते हो गए, ये सुन सकते हैं, हम नहीं सुन सकते। अल्ट्रासोनिक साउंड देखो भाई, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सोनिक, 20 हर्ट्ज से कम इंफ्रासोनिक, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा बहुत हायर फ्रीक्वेंसी, बहुत हायर पिच, अल्ट्रासोनिक। ठीक है। साउंड विथ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज इज कॉल्ड एज अल्ट्रासोनिक। जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो उसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। ह्यूमन अल्ट्रासोनिक साउंड नहीं सुन सकते, ह्यूमन सिर्फ सोनिक साउंड सुन सकते हैं, जिसका पिच, जिसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से ज्यादा है, और कहां तक? 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज भी बोलेंगे उसको। तो फिर अल्ट्रासोनिक साउंड कौन सुन सकता है? कुत्ते सुन सकते हैं,
देखो जब भी अर्थक्वेक होता है तो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस होते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस होता है, तो कुत्तों को पहले सेंस हो जाता है, इसलिए कुत्ते भौंकने लगते हैं क्योंकि उनको वो आवाजें सुनाई देती हैं। ह्यूमंस को सुनाई देती हैं क्या? नहीं। बैट भी रिसीव करते हैं अपने पंखों से फड़फड़ा के, चमगादड़ ये अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है। उसके बाद डॉल्फिन भी ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, डॉल्फिन भी ये साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। डॉग कैन हियर विसल्स दैट ह्यूमन कैन नॉट हियर, डॉग वो सीटी सुन सकता है जो आदमी नहीं सुन सकता। कौन सी सीटी? जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है। वो इंसानों को सुनाई नहीं देगी लेकिन कुत्तों को जरूर सुनाई देगी। ओके, कुत्ते, समझ रहा है? ओके टेबल देखो ध्यान से सुनो। टाइप्स ऑफ साउंड, ऑडिएबल, ऑडिएबल मतलब जो हम सुन सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ये हम सुन सकते हैं। जैसे नॉर्मल स्पीच हो गया, म्यूजिक हो गया, जो गाना मैं गाता हूं वो आप सुन सकते हो, जो मैं बोल रहा हूं वो आप सुन सकते हो। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक के बीच में है। इंफ्रासोनिक मतलब जो 20 हर्ट्ज से कम है उसको इंफ्रासोनिक बोलेंगे। ये इंसान नहीं सुन सकते, जैसे एलिफेंट सुन सकता है या फिर वेल मछली सुन सकती है। ओके, ये राइनोसोर सुन सकता है, ये सब सुन सकते हैं। अल्ट्रासोनिक मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, अबो 20,000 हर्ट्ज, ये भी हम इंसान नहीं सुन सकते लेकिन कुत्ते सुन सकते हैं। उसके बाद बैट सुन सकते हैं और डॉल्फिन भी सुन सकते हैं। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट क्या बोल रहा है। हाउ डू एलिफेंट कम्युनिकेट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस यूजिंग इंफ्रासोनिक साउंड, हाथी एक दूसरे से इंफ्रासोनिक साउंड से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। एलिफेंट प्रोड्यूस लो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रासोनिक साउंड, हाथी क्या करते हैं? कम फ्रीक्वेंसी वाले इंफ्रासोनिक आवाजें प्रोड्यूस करते हैं। ये जो आवाज होता है, दिस साउंड कैन ट्रेवल अप टू 10 किलोमीटर, याद रखो 10 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकती है ये आवाजें, थ्रू एयर एंड ग्राउंड, हवा में से या जमीन में से, हवा या जमीन में से 10 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकती है। तो अदर एलिफेंट डिटेक्ट दिस वाइब्रेशन यूजिंग, उनके कान और उनके पैर, पैर से और कानों से दूसरा हाथी ये आवाजों को रिसीव कर लेगा। दिस हेल्प्स देम टू कम्युनिकेट ओवर लॉन्गर डिस्टेंस, इस तरह से हाथी आपस में कम्युनिकेट करते हैं। बहुत आसान है, यहां पे एक हाथी है, यहां पे एक हाथी है 10 किलोमीटर दूर, तो होता क्या है, ये हाथी इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करेगा जो जमीन से होते हुए, हवा से होते हुए, ट्रेवल करते हुए 10 किलोमीटर तक दूसरे हाथी तक पहुंचेगा। दूसरा हाथी अपने पैरों से इसको सेंस कर लेगा या अपने कानों से इसको सेंस कर लेगा। तो ऐसे करके दो हाथी एक दूसरे के साथ 10 किलोमीटर तक भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। हाउ कैन डॉग्स एंड एनिमल्स सेंस अर्थक्वेक बिफोर ह्यूमंस, इंसानों से पहले अर्थक्वेक किसको पता चल जाता है? कुत्तों को या कुछ जानवरों को पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि कुत्ते जैसे जो जानवर होते हैं वो अल्ट्रासाउंड जो अर्थक्वेक में प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, उनको सुन सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। ओके, बिफोर एन अर्थक्वेक द अर्थ प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड वाइब्रेशन, अल्ट्रासाउंड वाइब्रेशन मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है 20,000 हर्ट्ज से। तो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला साउंड ह्यूमन तो सुन नहीं सकते भाई, हम नहीं सुन सकते। ह्यूमंस कैन नॉट हियर द अल्ट्रासाउंड, ये आवाजें, ये सीटियां हम इंसान नहीं सुन सकते, लेकिन जो कुत्ते होते हैं और कुछ एनिमल्स होते हैं इन आवाजों को सेंस कर लेते हैं, इन सिग्नल को सेंस कर लेते हैं, जिसके कारण वो रेस्टलेस हो जाते हैं, मतलब घबराने लगते हैं। ओके, और स्ट्रैंगलिंग, भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं और भौंकने भी लगते हैं। समझ में आ रहा है? तो हो सकता है कि अगर कुत्ते बहुत ज्यादा भौंक रहे होंगे तो उन्होंने अर्थक्वेक के जो वाइब्रेशन है और जो सीटियां बज रही है वो सुन ली होंगी। हर बार ऐसे नहीं होता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हमारे पहले कुत्तों को पता चल जाता है। ओके, आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है। ऑडिएबल रेंज जो है इंसानों की वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की है, और जो इंफ्रासोनिक साउंड है 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाले को बोलेंगे इंफ्रासोनिक साउंड, और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी होगी उसको बोलेंगे अल्ट्रासोनिक। ऑडिएबल या सोनिक, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक मतलब 20 हर्ट्ज से कम, अल्ट्रासोनिक मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। लाउडनेस जो है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, इंटेंसिटी पे और कितने सोर्स हैं। देखो लाउडनेस अगर आपको बढ़ाना है तो लाउडनेस दो तरीके से बढ़ाया जा सकता है। या तो क्या करो, आप बहुत सारे स्पीकर्स लगा दो, मतलब सोर्स बढ़ा दो, या फिर एक ही स्पीकर का साइज बढ़ा दो। तो एक ही स्पीकर का साइज बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा सर, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। ये ऐसे एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो लाउडनेस भी बढ़ जाएगा। और बहुत सारे स्पीकर्स लगाएंगे तो ये ऐसे होगा,
ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, तो ये सब एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, सबकी आवाजें ऐड हो जाएंगी और फिर से क्या हो जाएगा, ऐसा बड़े एम्पलीट्यूड का आवाज आ जाएगा। इसको ना बेटा 11 12th में सुपर पोजिशन ऑफ वेव कहते हैं। वो बताऊंगा मैं, आपने टेंशन मत लो, सारे वेव्स एक दूसरे में ऐड होके एक बड़ा आवाज प्रोड्यूस करेंगे। जैसे हमने बच्चों का एग्जांपल लिया, दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सभी बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं तो बहुत बड़ा आवाज आ जाएगा। ओके, तो लाउडनेस बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो आप एम्पलीट्यूड बढ़ाओ या तो आप सोर्सेज बढ़ा दो। सोर्सेज बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, सारे वेव्स एक दूसरे में ऐड होके बड़ी एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगी। ओके, एनिमल्स कैन हियर साउंड, ह्यूमंस कैन नॉट। जो इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक साउंड होते हैं वो इंसान तो नहीं सुन सकते, लेकिन कुछ जानवर जरूर सुन सकते हैं। ओके, यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है तो एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उतनी एनर्जी ज्यादा। ऑब्वियस है ना बेटा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब बहुत फास्टली वाइब्रेट कर रहा है, बहुत फास्टली ऑसिलेट कर रहा है। फास्टली ऑसिलेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो जितना ज्यादा ऑसिलेट करेगा उतनी ज्यादा उसमें एनर्जी होगी। टू क्लीन डेलिकेट ऑर्नामेंट्स, जो हमारे जो डेलिकेट से ऑर्नामेंट्स होते हैं ना, जिसको ज्वेलरी या कुछ लॉकेट हो गया, महंगे डायमंड हो गए, इनको इनके टाइनी पार्ट्स ऑफ वॉच, और जो वॉच के टाइनी पार्ट्स होंगे जहां तक हमारे हाथ नहीं जा सकते, उस पर अगर हम अल्ट्रासाउंड डाल देंगे ना तो वो क्लीन हो जाएंगे, उस पर की धूल चली जाएगी, वो क्लीन हो जाएंगे। तो ऑर्नामेंट्स को क्लीन करने के लिए अगर ऑर्नामेंट्स को कपड़े से पोंछेंगे तो वहां पे उसका डिजाइन खराब होने के चांसेस होते हैं, और कपड़ा ऑर्नामेंट्स के छोटे छोटे डिजाइन में पहुंच नहीं सकता, घड़ी के छोटे छोटे, वॉच के छोटे छोटे पार्ट में भी नहीं पहुंच सकता, तो उसको अल्ट्रासाउंड से हम क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, और बताओ, टू ऑब्जर्व इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को स्टडी करने के लिए भी क्या यूज होता है, अल्ट्रासाउंड। बहुत बार हम हमारे बॉडी का अल्ट्रासाउंड करके आते हैं, डॉपलर करके आते हैं, सोनोग्राफी जो होती है ना अल्ट्रासाउंड से करते हैं। टू डिटेक्ट द ट्यूमर्स इन द ब्रेन, ब्रेन के अंदर अगर कोई ट्यूमर होगी, ब्रेन कैंसर होगा, ट्यूमर होगी, वो डिटेक्ट करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं। ओके, उसके बाद टू डिटेक्ट फॉल्ट्स इन मेटल, मेटल के अंदर कोई क्रैक है या कोई फॉल्ट है, कोई वॉइड्स है, एम्प्टी स्पेस है या क्रैक है, ये सब डिटेक्ट करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं। रडार में भी यूज करते हैं। ओके, रडार 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 एक सिस्टम होता है जिससे हम क्या करते हैं, दुश्मनों का पता करते हैं। हॉलीवुड के मूवीज में देखा होगा ना आपने, ये ऐसे, ये शिप, ओके, शिप में से होता क्या होता है, एक ट्रांसमीटर होता है जो क्या करेगा, वेव्स को भेजेगा, वेव्स जाएंगे, टकरा के वापस आएंगे, तो कितना समय लगता है उनको वापस आने में, उसके बेसिस पे हम सिंपल सा फॉर्मूला लगा के इसकी डेप्थ मेजर कर सकते हैं। ओके, इस तरह से। और अगर कोई उसमें सबमरीन्स होगा, दुश्मनों का कोई सबमरीन्स होगा, तो उसको क्या करेंगे हम, ऐसे करके डिटेक्ट कर लेंगे, भेज के वापस आना। अब देखो, अगर यहाँ पे सबमरीन्स नहीं है तो क्या करेगा, जो हमने सिग्नल भेजा वो जाके वापस आने में ज्यादा समय लगेगा, लेकिन अगर अंदर कोई सबमरीन्स है तो जो साउंड हमने भेजा वो गया और जल्दी वापस आ गया। जल्दी वापस आ गया मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज होगी ना बेटा, उसको ये साउंड क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। तो इस तरह से रडार में इसको यूज करते हैं। सोनार में भी यूज करते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इट इज यूज टू लोकेट द सी बेड इन द पोजिशन ऑफ द शिप, मतलब समंदर की गहराई नापने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये सोनार है, ये सोनार है, ये सोनार है। रडार किसको बोलेंगे, रडार इसको बोलेंगे। ये देखो रडार ऐसे होता है, रडार सॉरी रडार, ये सिग्नल ऐसे भेजा जाता है, ऐसे रिसीव किया जाता है, और कितना टाइम लग रहा है उसको रिसीव करने के लिए, इसके बेसिस पे हम दुश्मनों के हवाई जहाज जो होते हैं, दुश्मनों के जो अटैकिंग जहाज जो होते हैं, मिलिट्री के जहाज जो होते हैं, उसका हम पता लगा सकते हैं। सो दिस इज अबाउट रडार। ये क्या है, रडार। और ये जो समंदर की डेप्थ गिनने वाली जो मैकेनिज्म है, ये सोनार है बेटा। दिस इज सोनार। व्हाट इज दिस, दिस इज सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये सोनार है, दिस इज सोनार एंड दिस इज रडार। वेरी सिंपल, लोड लेने का नहीं, यहां से साउंड वेव्स भेजे, यहां से साउंड वेव्स रिसीव किए, कितना समय लग रहा है उनको जाने और आने के लिए, इसके बेसिस पे हम उसकी पोजीशन लोकेट कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज अबाउट रडार। ओके, और ये क्या है, सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, टू किल द माइक्रोब्स एंड इंसेक्ट, सर्टन माइक्रोब्स और इंसेक्ट, कीड़ों को मारने के लिए, कुछ माइक्रोब्स को मारने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड के अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो सोनार में भी अल्ट्रासाउंड हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि बेटा सोनार के अंदर, सोनार में हम जो वेव्स भेज रहे हैं उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो वो कितना भी डेप्थ हो पानी में ट्रेवल करके नीचे पहुंचेगा और रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी ज्यादा है। तो इस तरह से हम सबमरीन्स, जो पानी के अंदर दुश्मनों के जहाज होंगे, उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं, और हवा के अंदर अगर हमें दुश्मनों के जहाज डिटेक्ट करने हैं तो ऐसे ट्रांसमीटर और रिसीवर लगा के भेज के रिफ्लेक्शन के बाद हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां पर है जहाज। ये इसको बोलते हैं रडार, रडार। ओके, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। ये देखो, डू यू नो, क्या आप जानते हो, द पिच ऑफ साउंड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। कितनी बार बताऊं भाई, जो पिच होता है डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी से रिलेट करता है। फ्रॉम द ग्राफ अलोंग साइड वी फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। यहाँ ग्राफ दिया गया है, हम जिसको स्टडी करेंगे, जिससे हमें फ्रीक्वेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, इंफ्रासोनिक के बारे में और अल्ट्रासोनिक के बारे में। देखो भाई, सिंपल सी चीज है, 20 हर्ट्ज से लेके अगर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी है, 20,000 हर्ट्ज को ही 20 किलो हर्ट्ज बोलेंगे हम, तो ऐसे वाइब्रेशंस होंगे जो नॉर्मल इंसान सुन सकते हैं, इसको बोलेंगे ऑडिएबल फ्रीक्वेंसीज या सोनिक वेव्स। और 20 हर्ट्ज से कम है तो इसको बोलेंगे इंफ्रासोनिक साउंड। ये व्हेल मछली सुन सकती है, या फिर हाथी सुन सकता है, या फिर राइनासोर सुन सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, या ऑक्टोपस सुन सकता है। और ये जो है ओके, पेंगुइन, ये ऐसे बड़ी बड़ी जो मछलियां होती है, अल्ट्रासाउंड, ये बैट हो गया, ये सारे प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, उसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। तो ब्लू व्हेल मछली इंफ्रासोनिक साउंड सुन सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है, ये व्हेल मछली है, ब्लू व्हेल मछली। ओके, अच्छा। और जो वायोलिन की आवाजें होती हैं, वायोलिन हो गया, फ्लूट हो गया, ह्यूमन सुन सकते हैं, उस रेंज में होती है। और बैट और डॉल्फिन जो आवाजें प्रोड्यूस करता है, बैट और डॉल्फिन, वो क्या होती है, अल्ट्रासोनिक साउंड होता है, 20,000 से लेके उसके आगे की फ्रीक्वेंसी, जिसको हम अल्ट्रासोनिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने रिवाइज कर ली। क्या बात है, यहाँ पे हमारा टॉपिक होता है खत्म। इट्स एमसीक्यू टाइम बेबी, इट्स एमसीक्यू टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। यहाँ पे हमारा साउंड टॉपिक हो गया खत्म। अब फटाफट इसके हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। बेटा, एमसीक्यू सॉल्व करने का एक तरीका है, इस नहीं किसी भी टॉपिक का। हर बार जब भी आपको एमसीक्यूज मास्टर ऐसे करके स्लाइड दे दे, तो वहीं पे आपको लेक्चर को करना है पॉज, और एमसीक्यू को खुद से ट्राई करना है, इसके आंसर खुद से पता करने हैं, फिर मास्टर को प्ले करना है, मास्टर सॉल्व करेगा, आंसर चेक करना है। ठीक है, और फाइनली मेरे आंसर पे भरोसा नहीं करना, हर 2-3 स्लाइड के बाद मैंने ये आंसर लगा दिए हैं, ये इसके फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस आंसर के साथ सबको वेरीफाई जरूर करना, ये आपका एक तरह का टेस्ट है। चलो सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द फंडामेंटल कॉज ऑफ साउंड जनरेशन? साउंड किससे जनरेट होता है? सर, साउंड जनरेट होता है रिदमिक वाइब्रेशन से, ऑब्जेक्ट के रिदमिक वाइब्रेशन से। ठीक है, अच्छा, तो इसका बी आना चाहिए। उसके बाद, while तानपुरा ऑफ स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग, व्हाट इज ट्रू अबाउट इट्स टू एंड? तो तानपुरा की जो दो रस्सियां होती हैं, तो दोनों एंड क्या होते हैं, दोनों एंड फिक्स कर दिए जाते हैं, दोनों एंड को फिक्स कर दिया जाता है, और बाकी की रस्सी जो होती है वो वाइब्रेट होती है। तो क्या बोलेंगे हम, दे मूव फास्टर, गलत बात है। दे आर स्टिल, दोनों जो एंड होते हैं वो रुके हुए होते हैं, पहले का भी बी और दूसरे का भी बी, सही है। ओके, उसके बाद, if you touch vibrating object with your hand, what happens? The sound become louder, frequency increases, the vibration stop and sound no longer heard. ओके, और क्या पढ़ा है, द ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग इन अ स्टेट एंड, गलत बात है। जब हम किसी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट को ऐसे, ये मान लो ये वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, तो मैंने इसको हाथ लगा दिया तो वाइब्रेशन रुक गए तो आवाज भी रुक गया, खत्म। उसके बाद, तानपुरा प्लेयर एडजस्ट द डैश ऑफ स्ट्रिंग टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड नोट। तानपुरा में जो रस्सी होती है उसके अंदर की लेंथ एडजस्ट कर सकते हैं या फिर टेंशन एडजस्ट कर सकते हैं। इसको ज्यादा खींचेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और उसको लूज छोड़ेंगे तो टेंशन कम होगा, तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। इन इंडियन म्यूजिक ये जो सारे गम पध निसा होते हैं, ये हायर इंक्रीजिंगली ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, इंक्रीजिंगली ऑर्डर फ्रीक्वेंसी। ये सा से लेके यहां तक फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, और इसके बाद जो सा आता है, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर 10 हर्ट्ज है तो इसकी 20 हर्ट्ज, रफली बता रहा हूं मैं, उसका डबल होती है। तो ये सा से वो नी सा तक फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बढ़ते जाती है। ठीक है, तो आंसर्स आपको खुद से वेरीफाई करने हैं। BBCCB कुछ कर लेते हैं, BBCCB बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 5 सॉल्व करते हैं बेटा। यहां चलते हैं, क्या बोल रहा है, अ स्विंग दैट मूव्स बैक एंड फोर्थ, एन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटर। भाई, जो बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है वो क्या है, ऑसिलेटर है, ऑसिलेट कर रहा है, वो वाइब्रेट कर रहा है। द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ऑसिलेटर ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल पोजीशन इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। रैंडम मोशन मतलब गैस मॉलिक्यूल की मोशन, किधर भी चले जाना, या फिर बटरफ्लाई की मोशन, वो रैंडम मोशन होती है। सर्कल में घूमना, सर्कुलर मोशन, लीनियर पाथ पे चलना, लीनियर मोशन, और एक ही पॉइंट के आगे आगे पीछे करना, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। व्हेन अ स्विंग मूव्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, इट इज कंप्लीटेड
वन ऑसिलेशन, इसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया, एक जगह से गया, आया, इधर गया, फिर इधर आया, वापस से वहां पहुंच गया, मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। इन द डायग्राम ऑफ पेंडुलम द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं बेटा? एम्पलीट्यूड। ये ऐसे होता है ना पेंडुलम, सेंट्रल पोजीशन ए और इधर की एक पोजीशन होती है बी, और मान लो इधर की एक पोजीशन होती है सी, तो इस पोजीशन को, इतने डिस्टेंस को बोला जाता है एम्पलीट्यूड ए। ठीक है, अच्छा। उसके बाद व्हाट प्रॉपर्टी अलो अ स्ट्रेच रबर बैंड टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। देखो, फोर्स लगाने पर साइज बदलना और फोर्स हटाने पर वापस से अपने साइज में आ जाना, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। उसके बाद द टाइम रिक्वायर्ड बाय ऑसिलेटर टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज पीरियड, उसको क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन आंसर सब वेरीफाई कर लेना आखिरी में। यहां चलते हैं, क्या बोल रहा है? इफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीज, देखो लेंथ बढ़ेगी, झूला स्लो हो जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। तो लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। 12 का बी चेक कर लेते हैं, 12 का बी बिल्कुल सही। ओके, ये बाकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लो अभी और चेक करते चलना बेटा। चलो आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है? इफ यू डिक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम व्हाइल कीपिंग द लेंथ सेम द टाइम पीरियड विल रिमेन सेम, क्योंकि एम्पलीट्यूड कम ज्यादा करने से ना तो पेंडुलम स्लो होगा ना ही पेंडुलम फास्ट होगा, पीरियड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। व्हाट इज रिलेशनशिप फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड? देखो सिंपल सी चीज है, जितना फास्ट ऑसिलेट करेगा उतना कम समय लेगा, उतना ज्यादा ऑसिलेशन करेगा, तो पीरियड कम तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो रिलेशन आएगा इनवर्स, पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू frequency and frequency is inversely proportional to period, तो second option is correct. Okay, if oscillator complete 100 oscillation in 1 second, तो जितने ऑसिलेशंस वो एक सेकंड में कंप्लीट करता है उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी होगी 100 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, और पीरियड क्या होगा उसका? उल्टा, तो 15 का सी आता है, 15 का सी आता है, बिल्कुल सही। ओके, वेरीफाई करते चलना आप सारे जवाब, मेरे जवाबों पे भरोसा मत करना। उसके बाद लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ साउंड इज प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय एम्पलीट्यूड। कोई आवाज लाउड है या सॉफ्ट है वो उसके एम्पलीट्यूड से पता चलेगा। अगर एक आवाज ऐसी है और दूसरी आवाज ऐसी है तो इसका एम्पलीट्यूड कम है, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो ये लाउड आवाज है, बड़ी आवाज है, और ये सॉफ्ट आवाज है, इसकी आवाज कम है। ओके, तो लाउडनेस का एम्पलीट्यूड से लेना देना है, फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। If greater force is applied to stretch a rubber band, amplitude increases and sound become higher, मतलब लाउडर साउंड बन जाएगा। अगर मैं रबर को ज्यादा खींचूंगा फोर्स लगा के तो ऑसिलेशंस ऐसे ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे होंगे, तो एम्पलीट्यूड कैसे होगा? इसका ज्यादा होगा तो बड़ा आवाज आएगा, बड़ा आवाज आएगा। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, सबको पता है इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अगर एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स करोगे तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगा, एम्पलीट्यूड 3 टाइम्स करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स हो जाएगा, एम्पलीट्यूड 4 टाइम्स करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 टाइम्स उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी। इफ एम्पलीट्यूड इज डबल, अगर एम्पलीट्यूड को डबल करोगे, यहां 2 रख दो, 2 का स्क्वायर 4, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स हो जाएगी, सिंपल। और अगर एम्पलीट्यूड 3 टाइम्स करते हो तो यहां 3 रख दो, 3 का स्क्वायर 9, तो इंटेंसिटी 9 टाइम्स हो जाएगी। What is the unit for measuring sound level? साउंड लेवल गिनने के लिए हम डेसिबेल यूज करते हैं, डेसिबेल यूज करते हैं। ठीक है, डेसिबेल एक लॉगरिथमिक स्केल होती है। यहां चलते हैं, ये उसके जवाब हो गए, वेरीफाई कर लेना। आगे बढ़ते हैं, 21 क्या बोल रहा है? श्रिलनेस और फ्लैटनेस ऑफ साउंड इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी मींस पिच, और पिच का एम्पलीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। और लाउडनेस मतलब एम्पलीट्यूड, लाउडनेस is related to amplitude and intensity, ठीक है। and shrillness is related to frequency and which is related to pitch, ठीक है, कितने ऑसिलेशन होते हैं, और दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर पिच, किसका पिच ज्यादा होता है? फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होती है? हमिंग ऑफ मस्कीटोस, क्योंकि मच्छर गुई 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 कानों में क्या गुई 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 कर रहा है, बार बार अगर आप कोई चीज आके बोलते रहोगे तो बोलेंगे क्या मच्छर की तरह गुई गुई कर रहा है, कितनी बार बोलेगा। ओके, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? बी की, तो 22 का बी आना चाहिए,
22 का बी आना चाहिए। ठीक है, ये आंसर्स ले लो बेटा, 21 से लेके 35 तक के ये आंसर है पूरे। ओके, यहां चलते हैं 22वां सवाल। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर पिच, हो गया। उसके बाद व्हेन द टेंशन इंक्रीज इट्स फ्रीक्वेंसी आल्सो इंक्रीज, टेंशन बढ़ाने पर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर एक टाइट रस्सी होगी और एक लूज रस्सी होगी तो टाइट रस्सी को प्लग करेंगे तो फटाफट ऑसिलेट करेगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। इफ रूलर एक्सपेरिमेंट लेंथ ऑफ फ्री पार्ट डिक्रीज, अगर लेंथ कम करोगे तो वो फास्ट बन जाएगा, फास्ट बन जाएगा, फास्ट बन जाएगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ओके, देन फ्री पार्ट डिक्रीज देन फ्रीक्वेंसी, तो लेंथ कम करेंगे तो रूलर फास्ट ऑसिलेट करेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, देन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। ओके, 24 का ए चेक कर लेते हैं, 24 का है, इसके आंसर ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, चलो फटाफट ले लो, ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ चलते हैं। ओके, बताओ, अ साउंड विथ हायर फ्रीक्वेंसी इज प्रिसीव्ड एज बीइंग, हायर फ्रीक्वेंसी मतलब श्रील आवाज, सुनते हो जी, पिज्जा लेके आना, चीज ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड, और ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाउडनेस से कोई लेना देना नहीं है, लाउडनेस इज रिलेटेड विथ एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी। यहां चलते हैं, क्या बोल रहा है बताओ, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑडिएबल, हम जो सुन सकते हैं वो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की होनी चाहिए, 20 किलो हर्ट्ज तक की। ओके, साउंड विथ फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम को बोलेंगे इंफ्रासोनिक, जो हाथी सुन सकते हैं, गेंडे सुन सकते हैं, व्हेल मछली सुन सकती है या प्रोड्यूस कर सकती है, 10-10 किलोमीटर तक ये कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंफ्रासोनिक। विच ऑफ दिस एनिमल कैन प्रोड्यूस एंड हियर इंफ्रासोनिक, जो कुत्ते होते हैं वो अल्ट्रासोनिक सुन सकते हैं, ह्यूमंस सोनिक सुन सकते हैं, व्हेल्स एंड एलिफेंट्स ये क्या सुन सकते हैं, ये इंफ्रासोनिक सुन सकते हैं, बिल्कुल सही है। और जो बैट्स होते हैं वो भी अल्ट्रासोनिक मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, तो सी आना चाहिए इसका। साउंड विथ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज, अल्ट्रासोनिक, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा यूज होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी की होती है, रडार सोनार में जिसका यूज होता है। विच एनिमल यूज अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड कौन यूज करता है, एलिफेंट इंफ्रासाउंड, व्हेल इंफ्रासाउंड, बैट। ओके, और जो लॉयन होता है वो नहीं, लॉयन नहीं, लॉयन नहीं, लॉयन तो नॉर्मल होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ चलते हैं। why can we hear movement of mosquitoes wing but not movement of our hand, तो मस्कीटो का जो मूवमेंट होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और हैंड की फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो हैंड से प्रोड्यूस होने वाली आवाजें इंफ्रासोनिक होती हैं और मस्कीटो की नॉर्मल होती है। तो हैंड मूव्स टू फास्ट, गलत है, हैंड फास्ट नहीं, स्लो चलते हैं। हैंड मूवमेंट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 20 हर्ट्ज, बिल्कुल सही है, तो 20 हर्ट्ज से कम होती है, इंफ्रासोनिक होती है, तो इंसान इसको सुन नहीं सकते, हाथी जरूर सुन लेंगे। मस्कीटो विंग्स आर मेड ऑफ मेटल, गलत बात है, कुछ भी बकवास। हैंड नहीं, गलत है। सम एनिमल्स आर बिलीव्ड टू रिसीव डेड साउंड सिग्नल्स इन एडवांस ऑफ इम्पीडेंस ऑफ अर्थक्विक, अर्थक्विक से बनते हैं अल्ट्रासोनिक सिग्नल, जो कुत्ते सुन सकते हैं या कुछ एनिमल सुन सकते हैं, इंसान नहीं सुन सकते। एलिफेंट अप टू 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करके कम्युनिकेट कर सकते हैं। विच ऑफ दिस कैन हियर अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रा मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, कुत्ते सुन सकते हैं, कुत्ते 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा का आवाज सुन सकते हैं, अल्ट्रासोनिक। ओके, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जिसमें अल्ट्रासाउंड यूज होता है टू डिटेक्ट द एनिमीज एंड डेप्थ ऑफ सी। यहां चलते हैं, ये इसके आंसर से बेटा स्क्रीनशॉट लेके वेरीफाई जरूर कर लेना। यहां चलते हैं, विच सिस्टम इज यूज टू लोकेट सी बेड, सी बेड के लिए यूज होता है बेटा सोनार, सी बेड समंदर की डेप्थ गिनने के लिए सोनार यूज होता है, हवाई जहाज से साउंड वेव्स अल्ट्रासाउंड भेजा जाता है। 36 का बी, 36 का बी, 36 का बी सही है, वेरीफाई करते चलना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये सारे आंसर है 50 तक के। यहां चलते हैं, देखो क्या बोल रहा है, बताओ। अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन द मेडिकल फील्ड, क्योर कॉमन कोल्ड, गलत बात है, अबे कॉमन कोल्ड सर्दी के लिए थोड़ी अल्ट्रासाउंड यूज है। डिटेक्ट ट्यूमर्स इन ब्रेन, बिल्कुल सही है, अल्ट्रासाउंड से हम ब्रेन के अंदर का ट्यूमर डिटेक्ट करते हैं। क्लीन स्किन, गलत बात है, ये भी गलत बात है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, 37 का बी, 37 का बी बिल्कुल सही है। ओके, अच्छा यहाँ चलते हैं, यहाँ चलते 38, विच इज द डेसिबल लेवल नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग का मेरे को जितना याद आ रहा है 10 dB होना चाहिए, 10 dB नॉर्मल ब्रीदिंग का, वो टेबल याद कर लेना, 10 dB, 38 का बी, 38 का बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, व्हाट डेसिबल लेवल साउंड बिकम एयर स्प्लिटिंग, 120 dB के बाद हमारे कान फटने लगते हैं, ह्यूमंस नॉर्मली 120 dB तक का आवाज सुन सकते हैं।
ये लाउडनेस है, फ्रीक्वेंसी अलग चीज है, लाउडनेस अलग चीज है। हेवी ट्रैफिक यूजुअली प्रोड्यूस साउंड अबाउट, हेवी ट्रैफिक मेरे हिसाब से 70 डीबी का होना चाहिए, बी 40 का बी चेक कर लेते हैं, 40 का भी बिल्कुल सही है। ओके 70 डीबी का होता है हेवी ट्रैफिक जो होता है वो 70 डिसिबल का होना चाहिए, क्योंकि 120 से ज्यादा तो हम सुन ही नहीं सकते, कान ही फट जाएंगे हमारे। ओके हियरिंग इज टेम्परली अफेक्टेड बाय द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1000 हर्ट्ज एंड 100 डीबी। अगर हम 100 डीबी से ज्यादा आवाज कंटिन्यूअसली सुनेंगे तो थोड़ी देर के लिए हमको डिफनेस आ जाएगा। 41 का सी, 41 का सी बिल्कुल सही है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 42 क्या बोल रहा है, विच ऑफ दिस इज यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, टू कुक फूड गलत बात है, टू किल माइक्रोब्स सही बात है, टू चेंज वेदर नहीं, टू लाइट बल्ब नहीं, टू किल माइक्रोब्स, माइक्रोब्स को मारने के लिए हम अल्ट्रासाउंड का यूज कर सकते हैं। 42 का बी, 42 का बी बिल्कुल सही है। ओके यहाँ चल 43 का बताओ बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज मीन्स 1 ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, 1 ऑसिलेशन इन 1 सेकंड बिल्कुल सही है। 1 हर्ट्ज मतलब 1 ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, ठीक है। व्हाट हैपन टू द साउंड लेवल इफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड बिकम 10 टाइम्स, तो इंटेंसिटी अगर 10 टाइम्स हो गई तो लाउडनेस 10 डीबी, इंटेंसिटी अगर 100 टाइम्स हो गई तो लाउडनेस 20 डीबी, इंटेंसिटी अगर 1000 टाइम्स हो गई तो 30 डीबी। मैंने आपको टेबल बना के दिया था, एक जीरो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 10, 2 जीरो 2 इंटू 10 20, 3 जीरो 3 इंटू 10 30 डीबी, ठीक है। तो 10 डीबी आ जाएगा, किधर गया, इट इंक्रीज बाय 10 डीबी। ओके उसके बाद वाई वुड यू नॉट हियर योर फ्रेंड्स कॉल ऑन द मून, क्योंकि मून पे ना बेटा वाइब्रेशन एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हवा नहीं है, मीडियम नहीं है। देर इज नो एयर मीडियम साउंड टू ट्रेवल, क्योंकि साउंड एक मैकेनिकल वेव्स है। और लाइट दिखेगी नहीं कि नहीं, बिल्कुल दिखेगी, लाइट तो दिख जाएगी भाई, लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं होती, प्रोवाइडेड वहां पे स्कैटरिंग हो। यहाँ चलते हैं 46। When a singer tunes a tanpura, they ensure the instrument producer required notes by adjusting टेंशन इन द स्ट्रिंग। तानपुरा के रस्सी का टेंशन एडजस्ट करते हैं और फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा करते हैं, जिससे साउंड की पिच चेंज होती है। तबला प्लेयर ट्यून्स इंस्ट्रूमेंट बाय वेटिंग द स्किन, हैमरिंग द पेग्स टू एडजस्ट द टेंशन। तबले का अंदर जो मेम्ब्रेन होता है वो हैमर करके साउंड प्रोड्यूस किया जाता है, उसके अंदर जितना ज्यादा टेंशन होगा उतनी उसकी पिच ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। In the activity with the porcelain bowl and rubber, stretching the rubber band result in lower frequency, louder sound due to higher amplitude, softer sound, inaudible sound। तो मेरे हिसाब से उसका बी आना चाहिए, 48 का बी, 48 का बी बिल्कुल सही है, ठीक है। 48 का बी क्या होता है, 48 का बी क्या है देखो, लाउडर साउंड ड्यू टू हायर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होगी ना, उसको रबर को हम जोर से खींच के छोड़ेंगे तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होगी तो बड़ा साउंड प्रोड्यूस होगा। व्हाइल द पेंडुलम ऑसिलेट विच फोर्स कॉन्स्टेंटली वर्क, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन के कारण पेंडुलम ऑसिलेट करेगा, ग्रेविटी नहीं होगी तो पेंडुलम ऑसिलेट नहीं करेगा। व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग टू प्यूपिल्स एंड होल क्लास, तो दो बच्चे बात करेंगे तो एक का वेव्स ऐसे होगा, दूसरे का भी वेव्स ऐसे ही होगा, तो दोनों का मिलके जो वेव्स बनेगा वो ऐसे हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, इसको हम अच्छे से सुन सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे बात कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बात कर रहे हैं। अब जितने बात कर रहे हैं सबके वेव्स बनेंगे, तो सबके वेव्स क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे ऐसे करके, तो फाइनली जो वेव्स बनेगा वो ऐसे होगा, जिसकी एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होगी तो बहुत बड़ा आवाज आ जाएगा। ये वेव्स ऐड होने को सुपरपोजिशन बोलते हैं। द साउंड लेवल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, साउंड लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा जिससे हमारे कानों को इरिटेशन हो जाएगा। तो 50 का बी आंसर है, 50 का बी आंसर है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो अब क्या शुरू करते हैं बेटा, अब शुरू करते हैं हम इसकी थ्योरी रिटर्न क्वेश्चन के सॉल्यूशन की एक्सरसाइज। 1 घंटा हो गया और एक 15 मिनट लगेंगे, खत्म करेंगे। समझो समझो क्या बोल रहा है। साउंड इज जनरेटेड बाय रिदमिक वाइब्रेशन, साउंड किससे जनरेट होता है, वाइब्रेशन से। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में गिनते हैं। इफ डैश ऑफ साउंड इज डिक्रीज इट्स लाउडनेस आल्सो डिक्रीज, लाउडनेस एम्पलीट्यूड से रिलेट करता है। उसके बाद इफ मीडियम इज नेसेसरी फॉर प्रोपगेशन ऑफ साउंड, साउंड एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। When stretch rubber band vibrates, dash work on it, elasticity work on it, stretch rubber band पे elasticity work करती है जो उसको अपने ओरिजिनल शेप में वापस लाती है।
यहां चलते हैं, मैच द कॉलम, इसके कॉलम मैच कर लेते हैं। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, बेटा टाइम पीरियड सेकेंड में गिनते हैं, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में गिनते हैं, साउंड लेवल डेसिबल में गिनते हैं, और एम्पलीट्यूड डिस्टेंस होता है सेंटीमीटर में गिनते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं, फ्रीक्वेंसी मतलब कितने ऑसिलेशंस कर रहा है, टाइम पीरियड मतलब एक वेव के लिए टाइम कितना लग रहा है, ओके, साउंड लेवल मतलब उसका एम्पलीट्यूड कितना है, कम ज्यादा है क्या, ये ऐसे करके उसको डीबी में गिनते हैं। ओके, ये इसके आंसर से वेरीफाई जरूर कर लेना। ओके, सेकंड यहां चलते हैं। फ्लूट, फ्लूट क्या होता है भाई, फ्लूट, फ्लूट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अच्छा, साउंड लेवल, साउंड लेवल किस में गिनेंगे, साउंड लेवल गिनेंगे डीबी में, ये आता है मेरे को। अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक मतलब हायर फ्रीक्वेंसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज्यादा है। इंफ्रासोनिक जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है। ओके, उसके बाद फ्लूट, फ्लूट में क्या होता है, वाइब्रेशन इन एयर, फ्लूट में क्या होता है, एयर वाइब्रेट होती है और साउंड जनरेट होता है, और फ्रीक्वेंसी किस में गिनते हैं, हर्ट्ज में गिनते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने कॉलम को मैच करा दिया। बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट नॉलेज है, स्क्रीनशॉट ले लो, खुद से जरूर ट्राई करना, खुद से ट्राई करना, बाद में ही सॉल्यूशन देखना। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एक रस्सी ले लेते हैं, उसको एक बॉडी अटैच करते हैं, इसको साइड में लेके छोड़ देंगे तो ये ऐसे 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 मोशन करेगा, इसको बोलेंगे सिंपल पेंडुलम। ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड ऑफ इट्स सेंट्रल पोजीशन, सेंट्रल पोजीशन के एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहा है, अगेन एंड अगेन, बार बार, इन फिक्स इंटरवल, पीरियोडिक टाइम में, इसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। सिंपल ऑसिलेटरी मोशन, जो आगे पीछे मोशन होती है, बैक एंड फोर्थ मोशन और अप एंड डाउन भी चलेगा, ऑफ एन ऑसिलेटर ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल पोजीशन कॉल्ड एज मीन पोजीशन, इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। आगे पीछे होना या ऊपर नीचे होना एक फिक्स पॉइंट के अबाउट एक फिक्स टाइम में, उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेशन किसको बोलेंगे, अगर बॉडी यहां से शुरू हुई, यहां से यहां जाना, यहां से यहां आना, यहां से यहां आना और वापस से यहां आ जाना, तो इन चार मूवमेंट को ऑसिलेशन कहते हैं। व्हेन ऑसिलेटर मूव्स फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड एंड रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट, इट इज कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन, तो इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। यहां से शुरू हुआ, मीन पोजीशन पे गया, फिर दूसरे एक्सट्रीम पे गया, फिर वापस आ गया और फिर ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गया, तो एक ऑसिलेशन हो गया। एम्पलीट्यूड, मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड, जैसे ये मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट ऑन एनी साइड ऑफ इट्स सेंट्रल पोजीशन अंडरगोइंग वाइब्रेशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, ये जो डिस्टेंस है ये भी क्या है, एम्पलीट्यूड है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन पूरा करने के लिए जितना समय लगता है उसको पीरियड कहते हैं। यहां से यहां गया, फिर वापस आया, फिर वापस आया, फिर वापस आ गया यहां, तो टोटल टाइम कितना लगा उसको कहते हैं पीरियड। टाइम टेकन बाय ऑसिलेटर टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय ऑसिलेटर इन 1 सेकंड, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। ओके, इलास्टिसिटी, रबर को अगर हमने स्ट्रेच कर लिया तो छोड़ने के बाद अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी। ओके, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस इन ऑब्जेक्ट व्हेन वी स्टक इट, जब हम किसी चीज को किसी चीज से मारते हैं तो उसमें वाइब्रेशंस आ जाते हैं और इन वाइब्रेशन के कारण साउंड प्रोड्यूस होता है। रिदमिक वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज साउंड, उसको क्या बोलेंगे, साउंड बोलेंगे। एक वर्ड में जवाब होगा वाइब्रेशन, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो यहां चलते हैं, क्या बोल रहा है, व्हाट डज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड ऑन, बेटा इंटेंसिटी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे, जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उतनी उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ये एम्पलीट्यूड ज्यादा तो इंटेंसिटी ज्यादा, एम्पलीट्यूड कम तो इंटेंसिटी कम, और याद रखो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, वही लिखा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, अगर फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी तो इंटेंसिटी ज्यादा होती है, ये अब 12th में समझेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम द साउंड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब मान लो एक डीजे लगा है, डीजे से आवाजें आ रही है, कोई डीजे के पास है और कोई डीजे के दूर है, तो जो डीजे के पास है वो ज्यादा वेव्स रिसीव करेगा तो इसको आवाज ज्यादा सुनाई देगी, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और यहाँ पे जो आवाज सुनाई देगी उसकी इंटेंसिटी कम होगी। तो जितना आप सोर्स से पास रहोगे उतना आवाज ज्यादा सुनाई देगी। जैसे मैं बात कर रहा हूं आपको सुनाई नहीं दे रहा, तो आप क्या करेंगे, क्या बोल रहे हो सर, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, आप पास आ जाओगे या मोबाइल को कानों के नजदीक रखोगे, ठीक है ना। तो जितना डिस्टेंस सोर्स और सुनने वाले के बीच में कम होगा उतनी उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो तीन चीजों पे इंटेंसिटी डिपेंड करती है। यहां चलते हैं,
तीसरा सवाल क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन हाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज रिलेटेड टू द लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स ऑसिलेशन। देखो, एज द लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीजेस, अगर आप लेंथ बढ़ा रहे हो तो पेंडुलम स्लो हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीजेस, ये स्लो हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एंड नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड विल डिक्रीज। सिंपल सी बात है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड पे फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती। दैट मीन्स इवन इफ द एम्पलीट्यूड इंक्रीज फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, एम्पलीट्यूड आप कम करो ज्यादा करो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, इट नियरली रिमेन्स सेम। और अगर आप लेंथ को कम करते हो तो ये फास्ट बन जाएगा और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, पिच भी बढ़ जाएगा। और अगर आप एम्पलीट्यूड को बढ़ाते हो तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, आप एम्पलीट्यूड को घटाते हो तब भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, एम्पलीट्यूड पे फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती। चौथा सवाल, एक्सप्लेन 2 ways by which pitch of sound generated in a stretching of wire can be increases। देखो दो चीजें, या तो आप लेंथ बढ़ाओ, लेंथ घटाओ, तो लेंथ घटाएंगे तो फास्ट बन जाएगा और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। या फिर आप क्या करो, टेंशन बढ़ाओ, टेंशन बढ़ाओगे तो रस्सी का तो भी फास्ट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। या फिर आप मास को घटाओ, हल्की करो रस्सी को, तब भी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, व्हेन टेंशन इन द वायर इज इंक्रीज, अगर आप टेंशन को बढ़ा दोगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, एंड द साउंड प्रोड्यूसेस श्रीलर हायर पिच साउंड। व्हेन टेंशन ऑफ वायर इज डिक्रीज, अगर टेंशन कम होगा तो फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। When the length of wire decrease, लेंथ को कम करते हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और श्रीलर आवाज आएगा, ज्यादा फ्रीक्वेंसी का आवाज आएगा। और अगर लेंथ हम बढ़ा देते हैं तो स्लो हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी और लेस श्रील आवाज आ जाएगा, कम फ्रीक्वेंसी वाला। यूजिंग दिस 2 ways द पिच ऑफ साउंड जनरेटेड बाय स्ट्रेच वायर कैन बी चेंज। और तीसरा भी तरीका बता दिया मैंने आपको, मास कम करके भी हम क्या कर सकते हैं, हल्की रस्सी यूज करके भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। तो रस्सी की फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है तो तरीका क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या तो लेंथ कम करो या टेंशन को बढ़ा दो। यहां चलते, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ साउंड लेवल। साउंड लेवल के 3 टाइप होते हैं। इंफ्रासोनिक मतलब जो 20 हर्ट्ज से कम है ये हम नहीं सुन सकते। एक सोनिक मतलब ऑडिएबल जो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक है ये हम सुन सकते हैं। और अल्ट्रासोनिक जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है ये भी हम नहीं सुन सकते। इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक कुछ स्पेसिफिक जानवर जरूर सुन सकते हैं। कौन से मैंने बता दिए। राइट, 4 यूजेस फॉर अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड मतलब ज्यादा एनर्जी वाला साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है। ये क्लीन करने के लिए यूज होता है। टाइनी पार्ट्स ऑफ वॉच या डेलिकेट ऑर्नामेंट्स, जो नाजुक नाजुक ज्वेलरी होती है जिसको हाथ लगाएंगे तो टूटने के चांस होते हैं, ऐसे ज्वेलरी को क्लीन करने के लिए अल्ट्रासाउंड यूज होता है। इंटरनल बॉडी को डिटेक्ट करने के लिए, कैंसर डिटेक्ट करने के लिए, ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट करने के लिए, टू डिटेक्ट द ट्यूमर्स इन रडार सिस्टम या फिर इन सोनार सिस्टम, ये सब हम यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड। यहां चलते, हाउ इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड अफेक्टेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड इंक्रीज 3 टाइम्स। बहुत आसान है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। सही है, एम्पलीट्यूड को 3 टाइम्स किया गया है, 3, तो यहां 3 रख देंगे तो 3 का स्क्वायर 9, तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 9 टाइम्स। इंटेंसिटी बिकम्स 9 टाइम्स। और मान लो एम्पलीट्यूड में 4 गुना बढ़ा दूं तो यहाँ पे 4 रख दो, 4 का स्क्वायर 16, तो इंटेंसिटी 16 टाइम्स हो जाएगी। और मान लो मैं इंटेंसिटी को 5 गुना बढ़ा दूं तो यहाँ 5 रख दो, 5 का स्क्वायर 25, सॉरी एम्पलीट्यूड को 5 गुना बढ़ा दो तो यहाँ 5 रख दो, 5 का स्क्वायर 25, तो इंटेंसिटी 25 गुना हो जाएगी। और सर मैं यहाँ पे अगर 10 गुना रख दूं, एम्पलीट्यूड को मैं 10 गुना रख दूं तो यहाँ पे 10 कर दो, 10 का स्क्वायर 100, तो इंटेंसिटी 100 गुना बढ़ जाएगी। एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय पेंडुलम, ड्रॉ इट्स डायग्राम। पेंडुलम मतलब एक रस्सी लेनी है, उस रस्सी को छोटे से पार्टिकल से बांध देना है और इसको ऐसे झूला दे देना है, तो इसको क्या बोलेंगे, सिंपल पेंडुलम। ओके, और उसकी जो बीच की पोजीशन होगी उसको मीन पोजीशन बोलेंगे या सेंट्रल पोजीशन बोलेंगे। ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ये निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। यहां से यहां जाना 1, यहां से वापस यहां आना 2, इधर से इधर जाना 3, और यहां से फिर वापस आ जाना पहले जगह पे 4। तो इन 4 मूवमेंट्स को मिला के एक ऑसिलेशन बोलेंगे। इसके लिए जो टाइम लगता है उसको पीरियड बोलेंगे। 1 सेकंड में ऐसे कितने ऑसिलेशंस करता है उसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। पेंडुलम, an oscillator which is made up of small iron or wooden ball tied to 1/2 meter long रस्सी, thread or
other end of thread tied to fixed support, such ball release suspended in air, such oscillator is called as pendulum. एक rigid support लेना है, नॉन मूवेबल, आधे मीटर की रस्सी, उसको एक आयरन बॉल अटैच कर देना है, उसको बाजू में लेके छोड़ देना है, ये ऐसे झूला झूला खेलेगा, इसको पेंडुलम कहते हैं. यहां चलते, गिव साइंटिफिक रीजन. ओके, इन अर्लियर टाइम्स पीपल यूज टू लिसन फॉर अराइवल ऑफ डिस्टेंस बाय पुटिंग एयर ऑन द रेल. देखो ट्रेन आ रही कि नहीं, ये आंखों से जब दिखाई नहीं देता था तो उसकी जो पटरी होती थी, ट्रैक होती थी, लोग उस पर कान रख देते थे. तो कानों में अगर आवाज सुनाई दे रही है तो ट्रेन आ रही है, क्योंकि साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड. बहुत दूर जो दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे अगर ट्रेन आ रही होगी तो क्या हो रहा होगा, ट्रेन के जो पहिए है वो पटरी से घिस रहे होंगे, तो साउंड जनरेट हो रहा होगा. तो ये साउंड क्या होगा, ट्रैवल करते करते पटरी से ट्रैवल करेगा, तो कान यहां रख देंगे तो हमारे कानों में चला जाएगा और हमको सुनाई देगा. ठीक है. व्हाइल द ट्रेन रन्स ऑन द रेल, जब ट्रेन ये रेल के पटरी पे चल रही है, इट्स व्हील बैंग्स ऑन द रेल एंड फ्रिक्शन ऑकर, उसके जो पहिए है वो रेल के पटरी पे घिसेंगे, बैंग बैंग आवाज प्रोड्यूस होगा. दिस बैंगिंग एंड फ्रिक्शन प्रोड्यूस वाइब्रेशन एंड साउंड. इस बैंगिंग और फ्रिक्शन के कारण आवाजें प्रोड्यूस होंगी. दिस वाइब्रेशन प्रोपेगेट्स टू लार्जर डिस्टेंस थ्रू सॉलिड मीडियम सच एज रेल. तो ये जो वाइब्रेशन है दूर तक उस रेल के पटरी से ट्रेवल होते हुए आएंगे. अगर हम इस पटरी पे कान रख देते हैं तो हमारे कानों में इसका क्लियरली आवाज सुनाई देगा. इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रेन कितने दूर है और कितने टाइम में आएगी. उसके बाद द साउंड जनरेटेड बाय तबला और सितार इज डिफरेंट, क्योंकि देखो बेटा तबला में अलग चीज ऑसिलेट हो रही है और सितार में अलग चीज ऑसिलेट हो रही है. तबला में डायफ्रैग्म ऑसिलेट होता है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन ऑसिलेट होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है, और सितार में रस्सी ऑसिलेट होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है. फ्रीक्वेंसी अलग तो पिच अलग, तो अलग अलग तरह का साउंड सुनाई देगा. क्या होता है देखो, द स्ट्रेच डायफ्रैग्म ऑफ तबला और स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ सितार व्हेन स्ट्रक और प्लग प्रोड्यूस वाइब्रेशन व्हेन विच जनरेट साउंड. क्या होता है, तबला के अंदर स्ट्रेच डायफ्रैग्म वाइब्रेट करता है और सितार के अंदर स्ट्रेच स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है. तो दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होगी, आवाज भी अलग अलग तरीके की आएगी. इन दिस वे ड्यू टू डिफरेंट इन वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन फ्रॉम बोथ द ऑब्जेक्ट इज डिफरेंस. दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसे होगी, अलग अलग होगी. एंड द पिच ऑफ साउंड इज डिफरेंट, दोनों का पिच अलग अलग होगा, तो दोनों अलग अलग तरीके के आवाजें प्रोड्यूस करेंगे. आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है. The sound produced by striking an empty metal vessel with a stick immediately stops by touching the vessel with finger. देखो क्या होता है, जब हम क्या कर रहे हैं, एक एम्प्टी वेसल को जमीन पे फेंक दिया तो वो जमीन पे गिरने के बाद उससे आवाजें आती हैं, क्योंकि वो वाइब्रेट करने लगता है. तो जैसे ही हमने उसको हाथ से पकड़ लिया तो वाइब्रेशन बंद हो गए, वाइब्रेशन बंद, आवाज बंद. वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस इन एम्प्टी वेसल स्ट्राइकिंग ऑन द स्टिक. अगर हम एक एम्प्टी बर्तन को रस्सी से या लकड़ी से मार रहे हैं तो उसमें आवाजें आती रहेंगी, लेकिन बर्तन को हमने जोर से पकड़ लिया तो मारने पर भी बर्तन वाइब्रेट नहीं करेगा. तो आपने वाइब्रेशन बंद कर दिए, मतलब ओरिजिन ऑफ साउंड बंद कर दिया, मतलब आवाज बंद हो जाएगा. द साउंड इज प्रोड्यूस फ्रॉम वेसल ड्यू टू देयर वाइब्रेशन. ऑन टचिंग वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट विथ अ फिंगर द वाइब्रेशन स्टॉप. तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट को जब हम उंगली से रोक लेंगे तो वाइब्रेशन खत्म हो जाएंगे. साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन एंड वाइब्रेशन स्टॉप मींस साउंड आल्सो स्टॉप. Your friend will not be able to hear your call if you were on the moon. मून पे कोई मीडियम नहीं होता तो वाइब्रेशन ट्रैवल नहीं होते, तो आवाजें भी ट्रैवल नहीं होती. मीडियम इज नेसेसरी फॉर प्रोपेगेशन ऑफ साउंड. मीडियम की जरूरत होती है. देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून. मून पे कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है एज दैट ऑफ द अर्थ, अर्थ की तरह. तो एब्सेंस ऑफ मीडियम ऑफ साउंड डज नॉट प्रोपेगेट व्हाइल talking on the moon. This is the reason why your friend will not hear your call on the moon. तो मून पे आवाजें सुनाई नहीं देने का कारण होता है कि मून पे कोई भी हवा नहीं है, कोई भी मीडियम नहीं है, तो वाइब्रेशन ट्रैवल नहीं होगा, तो आवाजें भी ट्रैवल नहीं होगी. यहाँ चलते हैं. We can hear the movement of mosquito wings but cannot hear the movement of our hand. मस्कीटो की जो मूवमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, जिसके कारण उससे प्रोड्यूस होने वाला आवाज हम सुन सकते हैं. लेकिन हमारे जो हाथों के मूवमेंट है उसके फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, तो ये आवाजें हम नहीं सुन सकते. The up and down movement of mosquito wings occur very fast
इन 1 सेकंड इट्स विंग मूव अबाउट 300 टू 600 टाइम, मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 600 हर्ट्ज। और बेटा ये जो 600 हर्ट्ज है हमारे ऑडिएबल रेंज में आता है, तो हम इसको सुन सकते हैं। ऑडिएबल साउंड प्रोड्यूस बाय मूवमेंट ऑफ विंग्स ऑफ मस्कीटो, जो हम सुन सकते हैं। इन द अदर हैंड वी कैन नॉट मूव आवर हैंड रैपिडली, हमारे हाथों को हम बहुत ज्यादा जोर से मूव नहीं कर सकते। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय मूवमेंट ऑफ हैंड इज लेस देन 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम होता है। अगर मैं बोलूं 1 सेकंड में 21 बार हाथ घुमाओ तो ये पॉसिबल नहीं है। तो वी कैन नॉट हियर द इंफ्रासोनिक साउंड, दिस इज व्हाई द मूवमेंट ऑफ हैंड जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो हम नहीं सुन सकते। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, अब मैं आपको एक यूनिटरी मेथड सुनाता हूं, ध्यान से समझो, सामने सुन। क्या बोल रहा है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट कंप्लीट 450 ऑसिलेशन, 450 ऑसिलेशंस इन 15 सेकेंड। तो हमें बोल रहा है फ्रीक्वेंसी पता करो, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। जो उन्होंने लिखा वो मैंने लिख दिया, 450 ऑसिलेशन इन 50 सेकंड, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है n ऑसिलेशन इन 1 सेकंड। दोनों को डिवाइड कर लो, दोनों को डिवाइड कर लो, तो ऑसिलेशन ऑसिलेशन कैंसल, यहां क्या बचा 450, यहां क्या बचा n, यहां क्या बचा 15, यहां क्या बचा 1, ये सेकंड सेकंड भी कैंसल। ओके, तो n को इधर ले जाओ, 1 का कोई मतलब नहीं बचा, तो n को इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा 450 इज इक्वल टू 15n, 15 को इधर भेज दो, तो n क्या हो जाएगा 450 बाय 15, 15 से कैंसिल करो, 15 3 जा 45, 0, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 30, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, तो 30 हर्ट्ज इज द आंसर। सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। और एक समझाता हूं, यहां देखो क्या बोल रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट कंप्लीट 180 ऑसिलेशन इन 1 मिनट, मिनट नहीं चलेगा बेटा, इसको सेकंड करना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा 180 ऑसिलेशंस इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। तो हमें क्या बोल रहा है, टाइम पीरियड पता करो, तो टाइम पीरियड के लिए पहले फ्रीक्वेंसी पता करेंगे, फ्रीक्वेंसी पता करेंगे कैसे, n ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड, फ्रीक्वेंसी क्या होता है n ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड। तो अब इनको डिवाइड कर लो, तो ऑसिलेशन ऑसिलेशन कैंसल, ये क्या आ गया 180 बाय n, और ये क्या आ गया 60 बाय 1, फिर से वही n को इधर भेज दो, तो 180 इज इक्वल टू 60 इंटू n, ये 0 कैंसल, 6 से काटेंगे 6 3 जा 18, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 3 हर्ट्ज। लेकिन हमको क्या पूछा है, पीरियड पूछा है, तो फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज आ गई। पीरियड क्या होता है सर, पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी का उल्टा, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, तो ये 1/3, 1/3 का आंसर होता है 0.33 सेकेंड, 1/3 मतलब 0.33 सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और एक है बेटा, ढंग से समझो क्या बोल रहा है, 30 सेंटीमीटर टेक्स 30 सेकेंड टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन, मतलब 20 ऑसिलेशन के लिए, समझना 20 ऑसिलेशंस के लिए 30 सेकेंड का टाइम लग रहा है, 30 सेकेंड का, तो हमको टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो फिर से पहले हम फ्रीक्वेंसी पता करेंगे, n ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, हम डेफिनेशन यूज कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी की, n ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, दोनों को डिवाइड कर लो, ऑसिलेशन ऑसिलेशन कैंसल, ये 20 बाय n इज इक्वल टू, ये भी कैंसल बेटा, तो क्या बचा 30, तो n को इधर ले जाओ, 20 इज इक्वल टू 30n, तो ये 0 0 कैंसल, तो बेटा n क्या हो गया, n हो गया 2/3, क्योंकि मैंने 3 को इधर भेज दिया। लेकिन मुझे क्या पता करना है, पीरियड पता करना है, तो पीरियड क्या होगा t इज इक्वल टू 1/n, तो n कितना है, n है बेटा 2/3, तो ये 3 किधर चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा ये 3/2, 3/2 मतलब कितना 1.5 सेकेंड, तो पीरियड कितना आ गया 1.5 सेकेंड। जैसे मैंने स्टेप बताया वैसे आप आराम से फॉलो करते रहो, ठीक है। तीनों में मैंने सेम स्टेप से न्यूमेरिकल सारे सॉल्व करवा दिए, इतने ऑसिलेशन इतने टाइम में ये दिया हुआ था, मैंने डेफिनेशन यूज की, n ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, दोनों को डिवाइड कर दिया और आगे प्रोसीड करता गया। भले पीरियड पूछा लेकिन मैंने फ्रीक्वेंसी पहले पता की और फ्रीक्वेंसी का उल्टा कर दिया तो क्या आ जाएगा, पीरियड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक ब्यूटीफुल सा टॉपिक होता है खत्म। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आप जो इतना रिस्पांस दे रहे हो वीडियो सीरीज को, उसके लिए, और दूसरा रिस्पांस जारी रहना चाहिए। और आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है मेजर फिजिक्स एसके सर, मेजर फिजिक्स एसके सर, उसको सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है।
और चैनल को शेयर ज़रूर करना, लिंक शेयर करो, और जो वीडियो लेक्चर्स की लिंक है अपने व्हाट्सएप पे और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर ज़रूर करना। ठीक है बेटा, जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।